हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 101 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक को अपनी तलवार मिल चुकी है और साथ ही स्नोई भी अब उनकी साइड पर आ चुकी है क्योंकि उन्होंने स्नोई को बातचीत करके मसले को हल कर लिया है। तो एपिसोड 101 की शुरुआत में दिखाते हैं स्नोई अपने इंसानों को कंट्रोल करने की पावर्स को यूज करते हुए गाँव में जितने भी गाँव वाले होते हैं उन सभी के माइंड को कंट्रोल करती है और उन्हें गाँव के बाहर भेज देती है। अतीशे भी उसके साथ ही खड़ा होता है। अतीशे उसे कहता है, क्या तुमने सभी लोगों को बाहर भेज दिया। स्नोई उसे कहती है, हाँ मैंने सभी लोगों को बाहर भेज दिया है। अगर वो लोग यहीं पर इसी तरह चलते रहेंगे तो वो लोग गांव से इतनी दूर चले जाएंगे कि उन तक सिग्नल ना पहुंच सके और उसके बाद वो ब्लड सकर मॉन्स्टर्स की रेंज से बाहर हो जाएंगे और ब्लड सकर मॉन्स्टर्स भी खुद बहुत ही मर जाएंगे। एरिक कहता है, तो फिर ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुककर उन सभी के गाँव से बहुत ज्यादा दूर जाने तक इंतजार करते हैं। उसके बाद ही जाकर सेकंड प्रिंस को पकड़ते हैं। अतीशे स्नोई से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस तरह तुम एक एक करके अपने सारे बुरे कामों को अच्छे कामों में बदल सकती हो। स्नोई उसे कहती है, मैंने उन सभी लोगों की मेमोरीज को भी इरेज कर दिया है क्योंकि उन सभी लोगों ने यहाँ पर एक ड्रैगन को फाइट करते हुए देखा है, लेकिन अब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अतीशे फिर से उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अतीशे स्नोई के साथ लाड प्यार कर रहा होता है जबकि ये सब कुछ देखकर आइफर को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है। आइफर वहीं पर खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और जब उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता वो भी नाटक करना शुरू कर देती है। आइफर कहती है, मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं क्योंकि मैंने काफी अरसे के बाद एक विविलियन की तरह उड़ान भरी थी और उसके बाद मैंने हानबिन को अपने ऊपर बिठाकर राइड भी दी है। मुझे लगता है कि इसका वजन ज्यादा होने की वजह से मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। अतीशे उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफी अरसे के बाद विविलियन बनी हो, इसी वजह से तुम्हें उड़ने में मुश्किल हुई है। एरिक उसे कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि इसका वजन बढ़ गया है। फिर ये बात सुनते ही एरिक पर छलांग लगाकर उसके सर पे बाइट करती है और कहती है, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा वजन बहुत ज्यादा कम है, जरा अपनी तरफ देखो तुम्हारा वजन कितना ज्यादा है। एरिक उसे कहता है, मैं तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म की बात नहीं कर रहा, एक बार जब तुम विविलियन बनती हो तो फिर अपना वजन देखो, तुम्हारा वजन कितना ज्यादा है। अतीशे भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा वजन तो मेरा है क्योंकि मैं ड्रैगन हूँ। वो तीनों तो काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन किवी जरा भी खुश नहीं होती। वो साइड पर खड़ी होती है। एरिक उसके पास जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम रोंडेल की वजह से परेशान हो। किवी उसे कहती है, हाँ मैं रोंडेल की वजह से परेशान हूँ। एरिक उसे कहता है, लेकिन तुमने कहा था कि रोंडेल के भाई को रोंडेल की जरूरत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो उसे मार तो नहीं सकता। एरिक उसे कहता है, अगर तुम्हें ये सारी बात पता है तो फिर तुम परेशान क्यों हो। किवी उसे कहती है, मैं परेशान उसकी वजह से नहीं हूँ, मैं परेशान तुम्हारी वजह से हूँ। एरिक ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। किवी उसे कहती है, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो, तुम एक रेथीनियन नहीं हो, इसलिए गार्डियंस तुम्हारे बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। गार्डियंस को ये नहीं पता कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हालांकि हर रेथीनियन के बारे में गार्डियंस को पहले से पता होता है। पर जब रोंडेल मरने वाला था उस वक्त भी तुमने बीच में आकर रोंडेल की जान बचा दी और फ्यूचर को चेंज कर दिया। इसी वजह से मेरे पास जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो सारी की सारी गलत होती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से बाद तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करना, वरना दोबारा से फेट चेंज हो जाएगी। हम दोनों के बीच में यही एक एग्रीमेंट होगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम मेरे हेल्पर हो, जो मैं तुमसे कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। एरिक उसे कहता है, चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। किवी उनसे कहती है, चलो ठीक है, अब टाइम हो गया, चलो चलते हैं और जाकर रोंडेल को बचाते हैं। एरिक कहता है, चलो ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। वो लोग वर्ल्ड ट्री की जड़ों के ऊपर ही खड़े होते हैं और वहीं से नीचे अंडरग्राउंड में वो क्रैक होता है, जाने के दूसरी डायमेंशन का वो रास्ता। किवी एरिक से कहती है, तुमने यहाँ पर इस मोस्टर को मुझसे बचा लिया, ना मैंने इस मोस्टर को मार देना था। अगर मैं इस मोस्टर को गुस्से में मार देती तो सेकंड प्रिंस का पूरा प्लान कामयाब हो जाता। चलो शुक्र है हमने इसको नहीं मारा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला कि हमें इसको नहीं मारना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर एक और प्लान चल रहा हो, तुमने उस वक्त अचानक मुझे रोका क्यों। एरिक उसे कहता है, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या प्लान चल रहा है। सेकंड प्रिंस हमारे हाथों से इसको मरवाना चाहता था। मैंने तो अपने गाइडलाइन सिस्टम की वजह से इसको मारने नहीं दिया क्योंकि जैसे मैंने इसकी तरफ देखा था तो मेरे गाइडलाइन सिस्टम के अंदर लिखा हुआ था इसकी स्पीशीज के बारे में कि इसकी स्पीशीज एक एंजल है। ऐसी एरिक एंजल का नाम लेता है कि ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एरिक उनसे कहता, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी विंडो के ऊपर देखा था, इसकी स्पीशीज पे लिखा हुआ था कि इसकी स्पीशीज एंजल है और साथ ही इसके पास नंबर लिखा हुआ था कि मैंने ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा। इसी वजह से मैंने सोचा इसको जिंदा छोड़ देती है, शायद इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर कहती है, ये एंजल क्या होता है, हमने तो कभी एंजल के बारे में नहीं सुना। स्नोई भी उनसे कहती है, मुझे भी नहीं पता कि एंजल क्या होता है। एरिक उनसे कहता है, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि तुम सभी लोगों को एंजल के बारे में नहीं पता। कि हम सारे दूसरी दुनिया के आए हुए इंसानों को तुम लोग दूसरी दुनिया के डीमन कहते हो, तुम्हें डीमन और एंजल में फर्क ही नहीं पता। उसी वक्त एक और एंजल निकलता है और एरिक के सामने उड़ना शुरू कर देता है। ये वाला एंजल कुछ ज्यादा ही बता दिखता है क्योंकि वो सारे लोग उस क्रैक के ऊपर खड़े होते हैं। उस क्रैक के अंदर से बहुत सारे एंजल स्पीशीज के मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और ये सारे के सारे छोटे साइज के होते हैं जो कि उस क्रैक के अंदर से आसानी से निकल सके। अतीशे और आइफर भी उन सारे मॉन्स्टर्स
को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है अब ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी उसी क्रैक के अंदर से तो नहीं आ रहे जहाँ से स्नो आई है। किवी जल्दी से स्नो को पकड़ती है और साथ ही एरिक को पीछे से किक मारते हुए वहाँ पर नीचे फेंक देती है और अतिशी और आइफर से कहती है हमारा प्लान चेंज हो चुका है, हम लोग नीचे जा रहे हैं सेकंड प्रिंस को रोकने के लिए और साथ ही उस डायमेंशनल क्रैक को बंद करने के लिए। यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर निकले हैं तुम्हें इन सभी को मारना होगा। जितने भी मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपने आप को एंजल कहे उन सभी को मार डालो। और फिर किवी स्नोई को भी अपने साथ लेकर वहाँ से नीचे छलांग लगा देती है और यहीं पर नीचे उस डायमेंशनल क्रैक का सीन दिखाती है। उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर से अभी भी बहुत सारे एंजल्स बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रोंडेल ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए वर्ल्ड ट्री की बहुत सारी जड़ों को उस क्रैक के सामने लगा दिया होता है ताकि उस क्रैक को बंद किया जा सके। वो सारे एंजल वहाँ से नहीं निकल पाते। सेकंड प्रिंस भी वहीं पर खड़ा होता है, यानी कि डॉक्टर। वो कहता है मैंने इस तरह के मॉन्स्टर्स को कभी भी अपने कॉन्टिनेंट में नहीं देखा, लगता है कि ये किसी और कॉन्टिनेंट की इंजन के साथ जुड़ा हुआ एक क्रैक है जिसके अंदर से ये सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। चलो शुक्र है कि हम दोनों ने मिलकर इस क्रैक को बंद कर दिया ताकि और ज्यादा मॉन्स्टर्स ना निकल सके। रोंडेल बेचारे की हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो फिर से उसकी पावर्स यूज करने पर उसे मजबूर करता है ताकि वो उस क्रैक को बंद करे और मॉन्स्टर्स को अंदर आने से रोके। रोंडेल चिल्लाकर उसे कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर एक बहुत ही बुरा फैसला कर रहे हो। तुमने पहले मुझे कहा कि इस डायमेंशन क्रैक को बड़ा करो, अब जबकि तुमने देखा है कि इसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं तुम इसे क्लोज करने का कह रहे हो क्योंकि तुम इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका भाई आगे बढ़ता है और फिर से उसे बालों से पकड़कर कहता है इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करो, इस डायमेंशनल क्रैक को ओपन करो, लेकिन हमें टाइमिंग को देखना पड़ेगा। तब ये मॉन्स्टर यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद इस क्रैक को बड़ा करना। हमें सिर्फ यहाँ पर सिग्नल की रेंज को बढ़ाना है, ना कि दूसरी दुनिया के डीमंस को यहाँ पर लेकर आना है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ये सब कुछ अपनी एल्फ किंगडम के लिए कर रहा हूँ। रोंडेल से कहता है अब इस सब का ताल्लुक एल्फ किंगडम के साथ कैसे हो गया। रोंडेल से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारे फादर जो कि एल्फ किंगडम के किंग है और हमारा बड़ा भाई जो कि क्राउन प्रिंस है, अगर तुम्हें इस हालत में देखे ये सब कुछ करते हुए तो फिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। डॉक्टर उसे कहता है वो दोनों ही बहुत बड़े झूठे हैं, उन्होंने तुमसे भी एक बहुत बड़ा सच छुपाया है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वो रोंडेल से कहता है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि मैं और क्राउन प्रिंस हम दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, लेकिन मेरा भाई यानी कि जो क्राउन प्रिंस है वो मुझसे एज में बड़ा है, मुझसे पहले पैदा हुआ था, इसी वजह से वो वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही तुम भी वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है जब हमारी एल्वन फैमिली में रॉयल फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो एक ही बाप के बच्चों में से जो सबसे बड़ा बच्चा होगा सिर्फ वही वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल कर सकेगा। रोंडेल उसे कहता है तो तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। सेकंड प्रिंस साथ ही अपनी उंगली को उसके मुंह के अंदर दंसा देता है ताकि वो अपने दांतों के साथ उसकी उंगली को बाइट करे। सेकंड प्रिंस उसे कहता है मेरा बड़ा भाई जो कि इस वक्त क्राउन प्रिंस है कभी एक इंसानी लड़की के प्यार में पागल हो गया और अपनी ड्यूटीज को भुलाकर उसके साथ प्यार कर बैठा और एक गलती कर दी। इस गलती के नतीजे में तुम पैदा हुए। मेरा बाप जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसने उसी को क्राउन प्रिंस बनाने का फैसला किया था, इसलिए उसने उसकी गलती को छुपाने के लिए इस सारे का सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया और अपने ही पोते को अपना बेटा बना लिया। इसी वजह से तो बहुत सारे लोग बातें करते हैं बूढ़े एल्फ ने बूढ़ी उम्र में एक इंसान के साथ रिलेशन रखने के बाद एक बच्चा पैदा किया जो कि हाफ एल्फ है, लेकिन असल में तो तुम क्राउन प्रिंस के बेटे हो और मेरा भाई जो कि क्राउन प्रिंस है वो फ्यूचर में तुम्हें ही गद्दी पर बिठाएगा और एल्फ किंग बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक हाफ एल्फ हमारा राजा बन जाएगा, इससे हमारी ब्लड लाइन हमेशा के लिए गंदी हो जाएगी। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। चलो मैं तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ, तुम्हारी माँ को मैंने मरवाया था, हालांकि तुम्हें मारने के लिए भी मैंने कुछ कातिलों को भेजा था, लेकिन वो लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर सके, लेकिन आज मैं इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा। जैसे वो उसे ये सारी बातें कर रहा होता है यहीं पर एरिक आ जाता है और उसके मुंह पर सिर्फ अपनी उंगली के साथ ही मारता है। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहा था कि वो मरे नहीं, एरिक की सिर्फ उंगली मारने से ही वो दूर जाकर गिरता है। एरिक उसे कहता है कमीने कहेंगे तुम्हें तो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर मैंने तुम्हें हिट किया है, क्योंकि अगर कीवी अपनी तलवार के साथ तुम्हारे पर अटैक कर दी तो उसने तो तुम्हारा सर काट देना था। सेकंड प्रिंस भी उठकर खड़ा हो जाता है और एरिक से कहता है वॉल्टेरियन वॉरियर तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर आना है। जबकि स्नोई भी यहीं पर खड़ी होती है, वो उसे कहती है मैंने इसे यहाँ का रास्ता बताया है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की, तुमने मुझे धोखा दिया, यहाँ पर अपने ही प्लान थे और तुम मुझे इनके हाथों से मरवाना चाहते थे, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। शुरुआत से ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। जब तुम इस गाँव में आए थे ये सभी लोग बीमार नहीं हुए थे, बल्कि इन सभी लोगों को तुमने बीमार किया था। इनकी बॉडी के अंदर से ब्लड सकर मॉन्स्टर्स निकल रहे थे, वो सारे के सारे तुम्हारे खिलाए हुए थे। तो तुम इन सभी को कोई मेडिसिन नहीं दे रहे थे, बल्कि उन सारे ब्लड सकर मॉन्स्टर्स को पनपने के लिए खाना दे रहे थे ताकि वो बड़े हो सके। सेकंड प्रिंस से कहता है तुम सभी लोगों ने ये क्या कर दिया, तुमने एक मॉन्स्टर को मारा क्यों नहीं, तुम्हें तो इसे मार देना चाहिए था और तुम उसके साथ दे रहे हो। किवी रोंडेल के पास बैठी होती है, वो रोंडेल से कहती है रोंडेल कहीं इसने तुम्हें कोई पॉइजन वगैरह तो नहीं दिया, अरे हालत ऐसी क्यों है। रोंडेल उसे कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और साथ ही वो उठता हुआ सीधा सेकंड प्रिंस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। किवी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो उन सभी को छोड़कर उसके सामने जाकर क्यों खड़ा हो गया है। एरिक उसे कहता
कहता है, रोंडेल तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ। सेकंड प्रिंस हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, मुझे लगा था कि तजर्बा करके देखते हैं। मैंने इसकी बॉडी के अंदर अपना ब्लड डाला है, तब इसकी बॉडी के अंदर मेरा ब्लड है तो मैं इसकी माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि ये एक हाफ एल्फ है। रोंडेल के हाथ में एक तेज नोकदार चीज होती है और वो उसने अपने गले के पास रखी होती है। सेकंड प्रिंस उनसे कहता है, सभी लोग पीछे रहना, अगर तुम लोग आगे बढ़े मेरा सिर्फ एक इशारा और ये अपना गला काट लेगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 101 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरो के एपिसोड 102 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रोंडेल को सेकंड प्रिंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपने ब्लड को उसकी बॉडी के अंदर शामिल किया था, जिसकी वजह से उसका ब्लड उसकी बॉडी के अंदर है और उसको आसानी से वो कंट्रोल कर सकता है। वो उन सभी से कहता है, अगर तुम सभी लोग आगे बढ़े तो मैं सिर्फ इसको एक ही इशारा करूंगा और ये अपना गला खुद ही काट लेगा और उसके बाद तुम सभी लोग कुछ नहीं कर पाओगे। एरिक स्नोई से कहता है, क्या तुम माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक को यूज करते हुए रोंडेल को उसके कंट्रोल से आजाद नहीं करवा सकती। स्नोई उसे कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं तो पहले से भी किसी एल्फ को कंट्रोल नहीं कर पाती, जबकि वो उसके कंट्रोल में है तो वो सिर्फ एल्फिस को कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं। सेकंड प्रिंस रोंडेल से कहता है, रोंडेल तुम्हें याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा था, मैंने तुम्हें एक काम दिया था। रोंडेल अब जबकि उसके कंट्रोल में है वो साथ ही वर्ल्ड ट्री की रूट पे अपना हाथ रखता है और उसको कंट्रोल करते हुए उस रिफ्ट को चौड़ा करना शुरू करता है। कीवी चिल्लाकर उसे कहती है, रुक जाओ, तुम लोग इस रिफ्ट को ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो मॉन्स्टर निकलेंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डंजन मॉन्स्टर्स नहीं है जिन्हें तुम लोग मार सकते हो। ये डायमेंशन एक दूसरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरी दुनिया जो कि आर्मफुलेस डीमन ने बनाई है। एरिक किविया से कहता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई डायमेंशनल क्रैक कैसे ओपन हो सकता है। किविया से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस को कैद कर लिया गया है, उसके कैद होने की वजह से यानी कि रेथिना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी पावर्स नहीं है, इसकी वजह से स्पेस कमजोर होती जा रही है और डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हो रहे हैं। और तुमने स्नोई की स्पीशीज के बारे में बताया था कि इसकी स्पीशीज के साथ एंजल लिखा हुआ है। एंजल्स भी गॉडेस ने नहीं बनाए, एंजल्स को भी आर्मफुलेस डीमन ने बनाया है। वैसे मुझे ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्मफुलेस डीमन इन सभी के ऊपर टेस्ट कर रहा है, क्योंकि पहले वो जितने भी मॉन्स्टर्स बनाता है वो डंजन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इन एंजल्स को देखने के बाद तो लगता है कि ये डंजन के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। वो अपनी इस दूसरी दुनिया के अंदर इतने सारे एंजल्स बना रहा है जिनके ऊपर वो टेस्ट कर रहा है। बताओ वो कभी इन डायमेंशनल क्रैक्स के रास्ते से रेथिना कॉन्टिनेंट के ऊपर अपने एंजल्स के साथ अटैक कर दे। सेकंड प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि आर्मफुलेस डीमन के पास और कोई काम नहीं है, वो यहाँ पर अपने एंजल्स को अटैक करने के लिए भेजेगा। और अगर तुम्हारी बात वाकई में सच है और तुम कहती हो कि ये आर्मफुलेस डीमन ने यहाँ पर मॉन्स्टर्स को बेच रहा है और ये क्रैक उसकी दुनिया से जुड़ा हुआ है, फिर तुम लोग हिचकिचा क्यों रहे हो। जल्दी से आगे बढ़ो और हम दोनों को मार डालो, क्योंकि अगर तुम रेथिना कॉन्टिनेंट को बचाना चाहती हो तो हम दोनों को मारना पड़ेगा। और अगर तुम लोग हम दोनों को नहीं मार रहे तो इसका मतलब रेथिना कॉन्टिनेंट खतरे में नहीं है और तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रही हो। ये सारी झूठी बातें हैं, ये तो बस एक डंजन से आने वाले मॉन्स्टर्स हैं। उसी वक्त एरिक की तरफ दिखाते हैं। एरिक अपनी तलवार पे हाथ रख लेता है और उससे कहता है, यहाँ से जल्दी से हट जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते। लेकिन सेकंड प्रिंस वहाँ से हटने की बजाय जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस कमजोर सी लकड़ी की तलवार के साथ इस पूरी डायमेंशनल क्रैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर तुम मुझे मार सकते हो। उसी वक्त उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और वो हाथ निकलते ही सेकंड प्रिंस को पकड़ लेता है और उसी हाथ के साथ ही उसी क्रैक के अंदर से एक बड़ा सा मुंह अंदर निकलता है, क्योंकि एक बड़े से एंजल का होता है। क्योंकि क्रैक अभी बहुत ज्यादा छोटा है, उसका सिर्फ मुंह और हाथ ही अंदर आ सकते हैं, लेकिन बाकी की सारी बॉडी उसकी बाहर दूसरी दुनिया में है। यहीं पर स्नोई उन सभी से कहती है, क्या तुम लोग इस बड़े से मॉन्स्टर को देख रहे हो। मुझे पता है कि एंजल्स क्या करते हैं, एंजल्स का काम सिर्फ खाना है और जिस भी चीज को वो खाते हैं वो उसकी एबिलिटीज को अपनी बॉडी में अपना लेते हैं। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि ये एंजल इतना बड़ा है तो इसका मतलब की उम्र भी काफी ज्यादा होगी और ये अब तक सर्वाइव किया है, यानी कि इसने अपने रास्ते में आने वाले हर कमजोर मॉन्स्टर को खा लिया है। और अगर ये वाला बड़ा एंजल यहाँ से बाहर निकल आता है तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उससे बताया जाता है कि इसका लेवल 148 है। ये भी एक सैंपल है, इसका एंजल नंबर 1537 है। स्नोई भी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत सा घबरा जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी। अगर ये यहाँ से बाहर निकल आया तो ये तो हर चीज को खा जाएगा। एरिक अपनी तलवार पकड़ता है और जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के करीब पहुंचने लगता है उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और इस विंडो में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको बाद में बताया जाएगा। एरिक उस विंडो को इग्नोर करते हुए अपनी तलवार को लेकर उस बड़े से मॉन्स्टर के
घर के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ से एक जबरदस्त एयर प्रेशर निकलता है। कि ये कहती है चलो शुक्र है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है और ये रिफ्ट भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। हम लोग एक बार इस मॉन्स्टर को मारने के बाद जल्दी से इस रिफ्ट को सील कर देंगे ताकि और कोई भी एंजल यहाँ से बाहर ना आ सके। तो एरिक से कहती है एरिक अगर तुमने इस एंजल को मार दिया है तो फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस डायमेंशनल क्रैक को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो वो एंजल बिल्कुल सही सलामत होता है और एरिक की तलवार सिर्फ एक नॉर्मल तलवार की तरफ उस एंजल की बॉडी के ऊपर टच हुई होती है और उस एंजल को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता। इस बात से तो किविया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एरिक चलाकर किविया से कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी के साथ इसको हरा पाऊंगा, इस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसके साथ फाइट करता हूँ, तुम लोग बाकी सभी को जाकर संभालो, रोंडेल को भी अपने साथ लो और यहाँ से निकल जाओ। एरिक की तलवार क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर दंसी होती है वो मॉन्स्टर अपने मुंह को पीछे की तरफ खींचना शुरू करता है अपनी दुनिया के अंदर। एरिक कहता है लगता है कि ये मॉन्स्टर मुझे भी अपने साथ पीछे की तरफ खींच रहा है। वहीं पर एरिक को रिफ्ट के अंदर की जगह भी नजर आती है। एरिक कहता है ये एरिया तो बिल्कुल रॉक माउंटेन एरिया के जैसा है और वहीं पर वो एंजल उसे बाहर खींच लाता है। वो एरिक को पटककर उस दूसरी दुनिया के अंदर फेंक देता है। एरिक के दूसरी दुनिया के अंदर गिरने के बाद उस एंजल की तरफ दिखाते हैं। उस एंजल का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि उसका लेवल 140 है। एरिक भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और ऊपर से एरिक के पास एक वियर्ड विंडो ओपन हो रही है। इसके बाद उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। गिरने के बाद कहता है मुझे ऐसा ही लगा था कि वही जगह है, ये तो बिल्कुल रॉक माउंटेन एरिया की जैसा ही है जहाँ पर मैंने पूरे 22 साल गुजारे हैं। उस एंजल ने क्योंकि थोड़ी देर पहले सेकंड प्रिंस को पकड़ा था, उसने उसको पकड़ने के बाद खा लिया था तो खाने के बाद उसके ट्रेड्स को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। एरिक उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि इसने सेकंड प्रिंस को खाने के बाद उसकी एबिलिटीज भी ले ली है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जबकि दूसरी तरफ किविया अभी भी रोंडेल को जगाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे बार बार कहती है रोंडेल उठो, हमें यहाँ से निकलना है। सोई उसे कहती है मुझे लगता है कि सेकंड प्रिंस तो मर चुका है और सेकंड प्रिंस के मरने के बाद इसके दिमाग के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहा, फिर से उठ क्यों नहीं रहा। किविया उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि इसके दिमाग पर कंट्रोल की वजह से ये उठ नहीं पा रहा, बल्कि यहाँ पर इसने वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल किया था जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा वीक हो गया है, इसी वजह से ये उठ नहीं पा रहा क्योंकि ये सिर्फ एक हाफ एल्फ है, इसकी वजह से वर्ल्ड ट्री रूट्स को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता। स्नोई उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। किविया उसे कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तो बस इसकी किस्मत में लिखा हुआ था, इसके जाने का वक्त आ चुका है। उसी वक्त उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर से काफी सारे छोटे एंजल्स अंदर आना शुरू करते हैं और यहीं पर अंडरग्राउंड के बाहर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर अतीसी आइफर के ऊपर बैठा होता है और आइफर वहाँ पर ब्लू फायर को यूज करते हुए काफी सारे एंजल्स के ऊपर अटैक करती है और उन्हें जला देती है, जबकि अतीसे भी अपने फायर मैजिक को यूज कर रहा होता है। उसी वक्त बहुत सारे एंजल्स निकलते हैं और बड़ी स्पीड के साथ आइफर और अतीसे के ऊपर अटैक करते हैं। अतीसे जल्दी से अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लेता है ताकि वो उनके साथ ना टकराए, क्योंकि उनमें से कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जो कि आइफर के परों के साथ टकरा जाती है और आइफर जख्मी हो जाती है। अतीसे उससे पूछता है आइफर क्या तुम ठीक हो? आइफर उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे परों के ऊपर जरा सा स्क्रैच लगा है। आइफर कहती है यहाँ पर ये बहुत सारे एंजल्स हैं लेकिन इन सभी को देखकर लगता है कि ये सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अतीसी उसे कहता है लेकिन फिर भी हम सभी लोग इनके सामने केयरलेस नहीं रह सकते, हमें इनके साथ जी जान से फाइट करना पड़ेगी, ये कुछ भी कर सकते हैं। अतीसी आइफर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारे रेथिना कॉन्टिनेंट को हमेशा ही मॉन्स्टर से इतना ज्यादा खतरा क्यों नहीं रहा? ताकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी डंजन्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो डंजन के मॉन्स्टर्स सिर्फ डंजन के अंदर ही रहते हैं, तो कभी भी डंजन के मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर नहीं निकले, इसी वजह से हमारा रेथिना कॉन्टिनेंट सेफ था। आइफर उसे कहती है और अब जबकि इस डायमेंशनल क्रैक के रास्ते से ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए हैं, ये यहाँ पर कितनी तबाही मचा सकते हैं। अगर इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स डंजन के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं फिर तो रेथिना कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। अतीसी और आइफर अभी उन्हीं सारे एंजल्स की तरफ भी देख रहे होते हैं कि वो एंजल एक दूसरे को बाइट करना स्टार्ट करते हैं, वो एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। इस बात से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं यार ये सभी एक दूसरे को क्यों खा रहे हैं। यही बार अतीसे को बात याद आती है कि ये किसी भी चीज को खाकर इवॉल्व हो सकते हैं। अतीसे कहता है लगता है कि ये एक दूसरे को खाने के बाद इवॉल्व होना चाहते हैं। अतीसे जल्दी से अपनी छड़ी को उनकी तरफ करते हुए उनके ऊपर फायर अटैक करने लगता है। अतीसे कहता है मुझे इन सभी को इवॉल्व होने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने अपनी छड़ी के अंदर आर्मलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को लगाया हुआ है। आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा अपनी एंजल्स के ऊपर अटैक करने से रिफ्यूज कर देता है। फिर उसे कहती है क्या हुआ, वो इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? अतीसे उसे कहता है मैंने अटैक किया है लेकिन मेरा स्पेल कास्ट नहीं हो रहा, आर्मलेस ब्लेसिंग का ये टुकड़ा इनके ऊपर अटैक करने से रिफ्यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि आर्मलेस ब्लेसिंग की पावर्स एंजल्स के सामने बेकार है, ये इनके ऊपर काम नहीं करती। इन सारे एंजल्स को भी आर्मलेस डीमन ने बनाया है। थोड़ी देर के बाद दिखाती है वो सारे के सारे छोटे एंजल्स एक दूसरे को खाने के बाद इवॉल्व हो जाती है और एक बड़ा सा एंजल बनता है जो कि सेंटर से गोल मटोल होता है और उसके 4 बड़े बड़े पैर होते हैं और उसके सेंटर में जो उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है या फिर वो कुछ होल से होती है, उनके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो अपनी उस एनर्जी बीम के साथ अतीसी और आइफर के ऊपर अटैक कर देता है। यहीं पर नेक्स्ट सीन एरिक का दिखाया जाता
जाता है। एरिक अपने हाथ में अपनी तलवार लेकर बड़ी स्पीड के साथ उस एंजल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप करते हुए उसके सर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वो एंजल अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन एरिक के अटैक से कुछ भी नहीं होता। वो अपने ऑरा की पावर को भी रिलीज नहीं कर पा रहा। एरिक कहता है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि उस वक्त हुआ था। इसी में एंजल के करीब पहुंचता हूँ अटैक करने के लिए, उसी वक्त मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। ना ही मैं अपनी ऑरा की पावर को यूज कर पाता हूँ, ना ही मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर पाता हूँ। एरिक के अटैक करने के बाद वो एंजल एरिक के ऊपर एक जबरदस्त हाथ मारता है और उसे अपने हाथ के साथ ही अटैक करके पीछे फेंक देता है, जिससे एरिक फिर से दूर जाकर गिरता है। वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि एक लेवल 140 के मॉन्स्टर से हिट होने के बाद ऐसा ही महसूस होगा। अगर इसने एक दो बार मेरे ऊपर इसी तरह अटैक किया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ उसी वक्त मेरे पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। लगता है कि आम्फिलिस डीमन गार्ड ने सिस्टम को इसी तरह बनाया है कि मैं उसके बनाए हुए एंजल्स के ऊपर अटैक न कर सकूं, और उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसमें कहा जाता है तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इसके सामने अपने वेपन को फेंक दो और अपनी इस पावरफुल बॉडी को इस एंजल के सामने समर्पित कर दो ताकि ये तुम्हें खाने के बाद अपने आप को इवॉल्व कर सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 102 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 103 के साथ हाजिर हो। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था एरिक के पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है ये एक नॉन अटैकेबल टारगेट है, तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि आम्फिलिस डीमन गार्ड ने इसको एक एंजल के तौर पर बनाया है और तुम्हें अपनी लाइफ को इसको समर्पित करना है ताकि ये तुम्हें खाने के बाद अपने आप को इवॉल्व कर सके। नेक्स्ट सीन रिफ्ट के बाहर का दिखाया जाता है। स्नोई और किवी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। स्नोई कहती है हालांकि ये सारी भी साइज में छोटी हैं और इतने पावरफुल नहीं है, इन्हें आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कितने सदा को मारेंगे, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जब तक हम लोग इस डायमेंशनल क्रैक को बंद नहीं करते तब तक ये मॉन्स्टर यहाँ पर आते रहेंगे। किवी से कहती है क्या इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारा नहीं जा सकता। वो से कहती है मुझे नहीं लगता कि इन सभी को एक साथ मारा जा सकता है, हम लोग सिर्फ यहीं पर आने वालों को मार सकते हैं, दूसरी तरफ भी बहुत सारे हैं। किवी से कहती है तो मुझे लगता है कि हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इस डायमेंशनल क्रैक को बंद करना पड़ेगा। स्नोई से कहती है पहले जी कहना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इस रिफ्ट को सिर्फ यहाँ पर एक ही बंदा क्लोज कर सकता है और वो रोंडेल है। रोंडेल तो बेहोश हो चुका है इसी करंट स्टेट में, ये तो यहाँ पर उठ भी नहीं सकता, ये इसे कंट्रोल कैसे करेगा और इसको बंद कैसे करेगा। किवी से कहती है हाँ ये बात तो मुझे पता है। उसी वक्त उन्हें ऊपर से बहुत सारी हवा आती हुई महसूस होती है। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर से आइफर और अतीस नीचे आ रहे होते हैं। वो दोनों उनसे कहते हैं जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। आइफर उड़ते हुए सीधी उस डायमेंशनल ट्रैक के रास्ते से दूसरी दुनिया के अंदर चली जाती है, जबकि उनके पीछे पीछे वही एंजल लगा होता है जो कि थोड़ी देर पहले इवॉल्व हुआ था, वो उनका पीछा कर रहा होता है। अतीसी और आइफर जो कि उस क्रैक के रास्ते से दूसरी दुनिया में चले गए हैं, वो दूसरा एंजल भी उनका पीछा करते हुए दूसरी दुनिया में चला जाता है, हालांकि अब वो भी साइज में काफी बड़ा हो चुका है। वो उनके पीछे जाने के बाद फौरन ही फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। अतीसी और आइफर दोनों पीछे की तरफ देखते हैं। अतीसी से कहता है आइफर हम लोग इससे नहीं बच पाएंगे। आइफर जल्दी से दोबारा अपने आप को इंसान की शेप में चेंज कर लेती है, इससे उसका साइज छोटा हो जाता है और वो दोनों ही उसके एनर्जी के अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। तो उस एंजल का एनर्जी वाला अटैक सीधा जाकर दूसरे एंजल के ऊपर लगता है जो कि बड़ा है। इस बात से वो एंजल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस एंजल को जो कि बाहर से अंदर आया है उसको पकड़ लेता है और उसको खाना शुरू कर देता है। आइवर कहती है हम लोग ये कौन सी जगह पर आ गए हैं, यहाँ पर तो इस बड़े मॉन्स्टर जैसा एक और मॉन्स्टर है, तो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। अतीस से आइफर से कहता है लगता है कि हमारा एरिक भी यहीं कहीं पर होगा क्योंकि वहाँ पर बाहर मैंने उसको नहीं देखा था। लगता है कि वो यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए आया होगा। यहाँ पर आसपास देखते हैं पर जो कि फिर से विवियन बन चुकी है। आइफर अतीस से कहती है तुम्हारे आम्फिलिस ब्लेसिंग का वो टुकड़ा इन एंजल्स के खिलाफ काम नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि एरिक की पावर्स भी इनके सामने बेकार हो गई होंगी क्योंकि वो भी तो एक दूसरी दुनिया का डीमन है। आम्फिलिस गार्ड ने यहाँ पर भेजा है और अगर वो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए जिस तरह वो रेगुलरली फाइट कर सकता है अपने ओरा को रिलीज करते हुए, तो इसका मतलब इतने बड़े ओपोनेंट के सामने वो बहुत बड़े खतरे में है, उन्हें उसे जल्दी से ढूंढकर यहाँ से निकालना होगा। तीसरे एरिक को देख लेने के बाद आइफर से कहता है वहाँ पर नीचे हॉल की तरफ चलो, मैंने वहाँ पर एरिक को देखा है। तो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो एरिक बेचारा मिट्टी के अंदर धंसा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। नेक्स्ट सीन किवी का दिखाया जाता है। किवी कहती है चलो ये तो अच्छा हो गया, वो दूसरे वाला जब एंजल यहाँ से गुजरा था तो उसने रास्ते में सारे छोटे डीमंस को मार दिया और ऊपर से दूसरी दुनिया में जाने के बाद उस बड़े एंजल ने उस एंजल को भी मार दिया जो जहाँ से वहाँ पर गया था। किवी अभी डायमेंशन की दूसरी तरफ भी देख रही होती है कि उसी वक्त रोंडेल को भी होश हो जाती है। रोंडेल उसे कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी, मुझे वर्ल्ड ट्री की रूट्स के पास ले चलो। किवी उसे कहती है रोंडेल तुम ये बात अच्छी
अच्छी तरह से जानते हो कि अगर अभी तुमने जाकर वहाँ पर ट्री की रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारी हालत पहले से काफी खराब है। रोनेल उसे कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार और वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी पर बोझ नहीं बनना क्योंकि मैं रॉयल फैमिली का एक हिस्सा हूँ और मुझे भी यहाँ पर अपने एल्फ किंगडम को बचाने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। अगर मैं यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो कीवी उसकी बात मान जाती है और उसे वर्ल्ड ट्री की रूट्स के पास ले जाती है। थोड़ी देर के बाद आइफर और अतीसे एरिक को लेकर वापस आ जाते हैं। एरिक की पूरी बॉडी जख्मी है। अतीसे उसे आराम से आइफर के ऊपर से नीचे उतारता और कहता आराम से चलो, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। एरिक उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में हूँ। जब मैं रॉक माउंटेन एरिया में था तब मेरे साथ रोजाना ऐसा ही हुआ करता था, हर रोज मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी चोटें लगती थी। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं तो राउंड 2 के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। साथ ही एरिक उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अतीसे उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है कि बाहर चीजें बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है और अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी पावर्स के बिना इसकी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा जख्मी है। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं। कीवी इनके पास आती है और कहती है तुम लोगों को उस एंजल के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, हम लोग इस रिफ्ट को बंद करने वाले हैं। इसलिए जब तक हम लोग इस डायमेंशनल क्रैक को बंद नहीं कर देते तब तक तुम लोग बस यहीं पर ध्यान रखो, किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पर आने मत देना। और साथ ही वो उन्हें रोंडेल की तरफ इशारा करती है। वो लोग रोंडेल की तरफ देखते हैं तो रोंडेल वर्ल्ड ट्री की रूट्स के अंदर जकड़ा होता है कि वो उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वर्ल्ड ट्री की रूट्स ने उसे अपने अंदर लपेटा होता है। वो तीनों भागते हुए रोंडेल के पास चले जाते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वो वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल करे। अतीसे चिल्लाकर उसे कहता है मिस कीवी ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम चाहती हो कि रोंडेल यहाँ पर मर जाए? आइफर चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है। स्नोई उसे कहती है तुम्हें इसका नाम पुकारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कॉन्शियसनेस तो पहले से गायब हो चुकी है, लेकिन वर्ल्ड ट्री की रूट्स ने इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए इसकी बॉडी को मेंटेन किए हुए हूँ कि ये वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल करते हुए रिफ्ट को बंद कर दे। कीवी उनसे कहती है तुम सभी लोग इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, मैंने तुम लोगों को पहले से बता दिया था कि इस बच्चे की किस्मत में लिखा जा चुका है रथीना कॉन्टिनेंट के लिए अपनी जान देना और इसकी किस्मत में मरना लिखा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पर गॉडेस ऑफ डार्कनेस किलशैली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैंने जो भी प्रेडिक्शंस देखी थी सारी की सारी सच हो रही है। यहाँ पर इसे अपना सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा रथीनियन कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए। मैं यहाँ पर इसको इसलिए वर्ल्ड ट्री की रूट्स के पास लेकर आई हूँ कि मुझे इसी मकसद के लिए बनाया गया था। गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने मुझे बनाया था रथीना कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए अगर एक इंसान का सेक्रीफाइस भी दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका हम लोग रथीना कॉन्टिनेंट के बाकी सभी लोगों को तो बचा लेंगे। अतीसे और आइफर दोनों ही उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि रथीना कॉन्टिनेंट के सभी लोग बच जाएं। लेकिन एरिक उसकी बात को नहीं मानता और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और वर्ल्ड ट्री की जड़ों को काटना शुरू कर देता है। खींच खींच कर उन जड़ों को तोड़ रहा होता है ताकि वो वहाँ से रोंडेल को बाहर निकाल सके। कीवी चिल्लाकर उसे कहती है हानबिन ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं आ रही? मैंने यहाँ पर इतना लंबा भाषण दिया किस लिए दिया? तुम यहाँ पर इसको बचा लोगे तो इसकी किस्मत चेंज हो जाएगी और साथ ही पूरा रथीना कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एरिक उसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी इस बात की समझ आ गई। जो भी प्रेडिक्ट किया है उसके मुताबिक रोंडेल को मरना चाहिए। अगर रोंडेल यहाँ पर मर जाता है तो तुम्हारी सारी प्रेडिक्शन सच्ची साबित होंगी और तुम लोग यहाँ पर रथीना कॉन्टिनेंट को बचा लोगे। लेकिन मुझे एक बात की जरा भी समझ नहीं आई, अगर तुम्हारी गॉडेस इतनी ज्यादा पावरफुल है और उसने इस पूरे रथीना कॉन्टिनेंट को बनाया है तो सिर्फ एक इंसान एक छोटे बच्चे के सैक्रिफाइस देने से पूरे के पूरे रथीना कॉन्टिनेंट को कैसे तबाह होने से बचाया जा सकता है, या फिर कैसे एक बच्चे के ना मरने से तबाह हो सकता है? और अगर तुम्हें लगता है कि इस बच्चे की जान बचाने से रथीना कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएगा तो फिर ठीक है, रथीना कॉन्टिनेंट को तबाह होने दो, मैं इस बच्चे की जान बचाने वाला हूँ। वो लोग अभी वहीं पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उस डायमेंशनल ट्रैक के पास वो बड़ा सा एंजल फिर से आ जाता है और उनके ऊपर अपनी लेजर एनर्जी के साथ अटैक करता है। एरिक उसकी तरफ देखता है और कहता है लगता है इसकी पावर पहले से भी बढ़ गई है क्योंकि इसने दूसरे वाले बड़े एंजल को भी खा लिया है। जैसे ही वो अपनी लेजर एनर्जी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है, अतीसे जल्दी से अपने रिफ्लेक्टिव मैजिक को यूज करते हुए सामने एक आइस की वॉल बनाता है। इसी वॉल के साथ उस एंजल की लेजर बीम टकराकर वापस उसी की तरफ चली जाती है और उसी के ऊपर अटैक होता है। अतीसे और आइफर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एरिक से कहते हैं तुम यहाँ पर रोंडेल की जान बचाओ, हम लोग तुम्हें बहुत सारा टाइम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि हम इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो वो दोनों उस क्रैक के अंदर चले जाते हैं। कीवी उनसे कहती है कहीं तुम दोनों पागल तो नहीं होगे, तुम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा लो है, तुम इस एंजल के साथ फाइट नहीं कर सकोगे। एरिक उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं अपना काम खत्म करने के बाद उनके पीछे जाऊंगा।
कीवी उसे कहती है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तबकि तुम यहाँ पर अपनी पावर को भी यूज नहीं कर पा रहे। तुम तो अपनी ओरा की पावर को यूज किए बिना वर्ल्ड ट्री की रूट्स को भी नहीं काट सकते, तो उस मॉन्स्टर का सामना क्या करोगे। एरिक उन वर्ल्ड ट्री की रूट्स को अपने हाथों से ही तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो एरिक के हाथों पर लिपट जाती है, जबकि कीवी उसको कहती है जल्दी से इन रूट्स को छोड़ दो वरना ये तुम्हारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि तुम इस वक्त अपनी ओरा की पावर को यूज नहीं कर सकते, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। साथ ही कीवी चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुम अपने उस वादे के बारे में भूल गई हो, कहा था कि जैसा मैं तुमसे कहूंगी अब से तुम वैसे ही करोगे, लेकिन अब ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। एरिक उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूंगा, इसीलिए मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसा तुमने कहा था। एरिक उसे कहता है क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार हमारे पास आई थी, तुमने हमें गार्डियंस के मिशन के बारे में बताया था और उस वक्त तुम्हारे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं थी कि तुम हमें रोंडेल के बारे में बताओ कि इसी मिशन के दौरान रोंडेल मरने वाला है, और अगर तुम वहाँ पर हमें रोंडेल के बारे में नहीं बताती तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ एल्फ किंग के मिशन को इग्नोर करते हुए तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देते और जाकर बैरोड को ढूंढने में मदद करते, लेकिन तुमने हमें वहाँ पर रोंडेल की मौत के बारे में बताया ही क्यों, क्योंकि तुम चाहती थी कि हम लोग रोंडेल को मरने से बचाएं। इस वजह से तुमने हमें रोंडेल के बारे में बताया और उसके बाद हमने इस मिशन को एक्सेप्ट भी किया। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें भी इस बात की समझ नहीं आ रही, तुमने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था, तुम रोंडेल को मरने से बचाना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानते हुए इस बच्चे को बचा रहा हूँ। कीवी उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है चाहे तुम्हारी रीजन कुछ भी हो, तुम इसको बचाना चाहती हो, मैं भी इसको बचाना चाहती हूँ, लेकिन इसकी किस्मत में मरा जाना लिखा जा चुका है और ऊपर से अब इन सारे एंजल्स के साथ तुम फाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हें फाइट नहीं करने देगा। इस रोंडेल के बिना हम लोग इस रिफ्ट को क्लोज नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें रोंडेल का सैक्रिफाइस दिए बिना कुछ भी कर पाएंगे, हम लोग इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। एरिक उसे कहता है मेरे पास एक और रास्ता है, यहाँ पर रोंडेल का सैक्रिफाइस दिए बिना भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, यानी कि मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं अपने गाइडलाइन सिस्टम को इग्नोर करते हुए एंजल के साथ फाइट कर सकता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, तो एरिक के पास कौन सा प्लान है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर के एपिसोड 104 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक कीवी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं अपनी पावर्स को यूज कर सकता हूं। तुम्हें लगता होगा कि मेरे सिस्टम ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं एंजल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इसी वजह से मेरी ओरा की पावर को सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तो उसका प्लान क्या है। पर दूसरी तरफ अतीसी और आइफर का सीन दिखाया जाता है। अतीसी और आइफर जो कि उससे फाइट करने के बाद अब काफी ज्यादा पिट चुके हैं। अतीसी अपनी छड़ी को सामने करता है, उसकी छड़ी के अंदर आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा लगा हुआ है, इसलिए वो अपनी मैजिक को तो यूज नहीं कर सकता। वो एंजल उनके सामने खड़ा होता है और उन पर अटैक करने वाला होता है। उसी वक्त पीछे से एरिक के ऑरा की पावर रिलीज होती है। वो जल्दी से दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ पर इतनी सारी पावर कहाँ से आ रही है। तो एरिक ने यहाँ पर क्या किया है, एरिक ने कीवी के वही बाल लिए हैं क्योंकि उसकी स्पेशल पावर है। एरिक ने उसे अपने बाजू के ऊपर लपेट लिया है और साथ ही अपने चेहरे के ऊपर भी, जिसकी वजह से एरिक का गाइडलाइन सिस्टम अपने सामने मौजूद टारगेट को पहचान नहीं पा रहा। एरिक के गाइडलाइन के सिस्टम के अंदर एरर आ गया है। तो उसकी बॉडी के अंदर जो पावर्स लिपटी हुई है वो सारी की सारी गॉडेस की पावर है। जब उस एंजल की तरफ देखता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है ये एक एरर है, हम लोग इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम्हारे सामने कौन सा ओपोनेंट है, इसलिए तुम्हें खुद ही इसको डिफाइन करना पड़ेगा और अगर तुम चाहो तो तुम खुद इसके साथ फाइट कर सकते हो। उसकी सारी पावर्स को रिलीज कर दिया जाता है। तो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैंने सोचा था, अब मेरी पावर्स रिलीज हो चुकी है, अब इस एंजल को मुझसे कौन बचाएगा। और यही बार हमारा कहानी सुनाने वाला आता है और उस एंजल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये एंजल एक बहुत ही यूनिक एंजल है, बाकी के जितने भी एंजल्स थे उन सभी में से इसकी उम्र सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसने यहाँ पर इस दूसरी दुनिया में 25 साल गुजारे हैं। इसे रास्ते में जो भी मिला इसने उसको खा लिया। और इसके अलावा यही वो एंजल है जो कि इस पूरे के पूरे एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने जितने भी दूसरे छोटे एंजल्स हैं वो इसके सामने खुद ही रुक जाते हैं, जबकि बाकी के सारे छोटे एंजल्स के लिए खाना भी ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि उन सारे छोटे मॉन्स्टर्स को पता है चाहे हम लोग यहाँ पर कितने ही छोटे मॉन्स्टर्स को क्यों ना खा ले, हम लोग कभी भी इसके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन सभी को पता है अगर इसके सामने आ गए हैं तो इसका मतलब ये हमें खा जाएगा। तो हमारा ये वाला एंजल फूड चेन की टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा और कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो कि इसको खा सके। इस वजह से बाकी के सारे छोटे मॉन्स्टर्स इसकी बात मानते रहे हैं, यानी कि इसने यहाँ पर एक नवाबों वाली जिंदगी गुजारी है 25 साल से, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर भी हो गया है। फिर से हमारा सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं। कहते हैं ये एंजल क्योंकि बहुत ज्यादा बोर हो गया था, यहाँ पर इसके
उसके पावर लेवल के बराबर का कोई भी नहीं था, जबकि उसने यहाँ पर इतनी ज्यादा ऑरा की पावर को रिलीज होते हुए देखा है। तो ये एंजल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, तो ये यहाँ पर हंस रहा है। पता नहीं आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। जब एरिक इसके ऊपर अटैक करता है तो उसका ब्लड निकलता है। कहानी सुनाने वाला कहता है इसने अपने ही ब्लड को निकलता हुआ देखा और साथ ही पेन को महसूस किया। इसकी वजह से इसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 25 साल तक इसने कभी भी किसी ऐसे मॉन्स्टर को नहीं देखा जो इसके ऊपर अटैक कर सके या फिर इसे मार सके। आज पहली बार इसने किसी और क्रिएचर की बॉडी से इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस किया है, क्योंकि इसे मारना चाहता है। एरिक अपनी तलवार के ऊपर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बार बार उसके सर पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो अपने बाजू को सामने करते हुए एरिक के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। क्योंकि ये रोनडेल और स्नोई तीनों ही डायमेंशन के दूसरी तरफ होते हैं और वो वहीं से उस फाइट को देख रहे होते हैं। स्नोई किवी से कहती है तुमने उसके ऊपर कौन से मैजिक को यूज किया है जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है उस एंजल के खिलाफ। किवी उसे कहती है मैंने किसी भी मैजिक को यूज नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी डिवाइन पावर्स को यूज किया है, अपनी पट्टियों को उसके ऊपर लपेट दिया है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम में एरर आ गया है। उसका सिस्टम आर्मफिलिस डीमन के बनाए हुए उस एंजल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। हालांकि मैंने अपनी डिवाइन पावर्स के साथ उसकी बॉडी में अपने कुछ ऑरा की पावर को भी इंसर्ट किया है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बंदे की अपनी पावर इतनी ज्यादा है कि मेरी पावर तो उसके सामने कुछ भी नहीं। स्नो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उस एंजल के साथ फाइट कर रहा है, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ उसकी अपनी है। किवी उसे कहती है मेरी डिवाइन पावर्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी और उसका गाइडलाइन सिस्टम उसे फिर से फाइट करने से रोक देगा। मैं वहाँ पर जल्दी से जाऊंगी, अतीसी और आइफर को लेकर वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम्हें रोनडेल का ख्याल रखना होगा। जबकि रोनडेल उसे कहता है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, और साथ ही वो उसे मदर कह रहा होता है। किवी रोनडेल से कहती है रोनडेल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से वापस चले जाएंगे, मैं बस अभी आई। स्नोई उसे कहती है तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ब्लड सकर मॉन्स्टर्स को यूज करते हुए एक इंसान की बॉडी शेप ले लेती है और उसे कहती है तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को मैं जाकर ले आती हूँ। किवी उसे कहती है क्या अभी भी तुम्हारे पास ब्लड सकर मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। स्नोई उसे कहती है इन सारी बातों को छोड़ो, तुमने यहाँ पर अपनी बहुत सारी पावर को यूज कर दिया है और ऊपर से तुमने अपनी डिवाइन पावर्स को एरिक को दे दिया है। अगर ये लड़का यहाँ पर बीच में जाग जाता है तो ये मुझे मॉन्स्टर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, इसलिए तुम इसके पास रहो, मैं वहाँ पर जाती हूँ और उन दोनों को ले आती हूँ। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये बच्चा तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देखता है और इसे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम यहीं पर इसके पास रहो। किवी उसे कहती है स्नो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर स्नो अंदर चली जाती है। एरिक उस एंजल के साथ फाइट कर रहा होता है, वो उस एंजल से कहता है मैं बार बार तुम्हारे सर पर निशाना लगाता हूँ, लेकिन तुम अपने बाजू को सामने करते हुए अपने सर को बचा लेते हो। लगता है कि तुम्हारा सर कुछ ज्यादा स्पेशल है जिसे तुम बचाना चाहते हो। तब साथ ही एरिक फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार फिर से वो अपने हाथ को सामने करता है, हालांकि उसका हाथ भी सेंटर से कट जाता है। एरिक उसे कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है फिर ठीक है, मुझे भी अपने स्पेशल स्किल को यूज करना पड़ेगा। ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसाता है और अपने एक स्पेशल स्किल जो कि उसने खुद ही बनाया है, उसका नाम आर्टडिक होता है, वो ग्राउंड के अंदर एक होल बनाता है और उसके अंदर चला जाता है। वो मॉन्स्टर सामने की तरफ देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आती कि एरिक कहाँ पर चला गया। वो एंजल राइट साइड वाली दीवार के ऊपर पंच मारता है, उसे लगता है कि वहां से निकलने वाला है, लेकिन एरिक दूसरी तरफ से निकलता है और कहता है मैं यहाँ पर हूँ, और वो उसके सर पर निशाना लगाता है। वो अपनी तलवार पर अपनी बहुत सारी ऑरा की पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और अटैक करने के बाद एरिक कहता है इसने फिर से अपने बाजू को सामने करते हुए अपने सर को बचा लिया। यहीं पर एरिक जब फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। एरिक कहता है साइड से अपने हाथ को आगे की तरफ स्लैश लगाते हुए मुझे इसके साथ आगे धक्का देने वाला है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ वहां से गायब हो जाता है। एरिक कहता है मैं इसका हाथ नहीं देख पा रहा, ये कहाँ पर चला गया। उस वक्त एरिक के पीछे वाली दीवार से उसका हाथ निकलता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है। एरिक कहता है ये तो इसका वही हाथ है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले कट किया था। एरिक अभी उसके हाथ की तरफ ही देख रहा होता है कि वो मॉन्स्टर पीछे वाली साइड से निकलता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन वो सेम टू सेम एरिक की कॉपी कर रहा है। पीछे से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एरिक के ऊपर अटैक कर देता है। एरिक कहता है ये कमीना तो मेरे अटैक्स की कॉपी कर रहा है। तो जैसे ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एरिक के ऊपर बीम छोड़ता है, उसी वक्त अतीसे वहां पर आता है और अपने रिफ्लेक्टिंग मैजिक को यूज करते हुए सामने एक आइस की वॉल बनाता है और वो सारी एनर्जी उसके साथ टकराकर वापस उसी मॉन्स्टर पर गिरती है, लेकिन उसकी बीम की पावर काफी ज्यादा होती है। अतीसे की वो रिफ्लेक्टिंग शीट भी टूट जाती है। एरिक अतीसे को पकड़ता और कहता है अतीसे क्या तुम ठीक हो। अतीसे उसे कहता हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आइफर का बाजू टूट गया है। आइफर उसे कहती है मुझे लगता है कि अब मैं विब्रियन बनने के बाद उड़ नहीं पाऊंगी, कम से कम 2-4 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगी। एरिक उनसे कहता है इस बड़े एंजल को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वापस उस रिफ्ट की तरफ जाओ, जहाँ से बाहर चले जाओ। उसी वक्त उन्हें महसूस होता है कि नीचे का ग्राउंड टूट रहा है। वो मॉन्स्टर फिर से नीचे घुस जाता है और नीचे से ग्राउंड को तोड़ रहा होता है। एरिक अतीसे का बाजू पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन आइफर पीछे की तरफ गिर जाती है। वो दोनों ही चिल्लाकर आइफर को पुकारती है। उसी वक्त वहाँ पर
स्नोई आ जाती है। स्नोई आते ही आइफर को पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। स्नो उनसे कहती है हमें इस चीज को जरा भी टाइम नहीं देना, क्योंकि ये किसी की एबिलिटीज को भी कॉपी कर सकता है या फिर अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने एक एल्फ को खाया था, लेकिन अभी तक इसने उसकी किसी भी एबिलिटी को अपनी बॉडी के अंदर इवॉल्व नहीं किया। जहाँ पर उसने ग्राउंड को तोड़ा था वहाँ पर नीचे अब एक खाई बन चुकी है और उसी खाई के अंदर उसकी बड़ी बड़ी टांगे दिखाते हैं। वो एंजल जिसकी बॉडी शेप पहले थोड़ी और तरह की थी, अब वो एक बड़ी सी मकड़ी बन चुका है। उसी खाई के इर्द गिर्द दीवारों के अंदर उसने अपनी टांगे गाड़ी होती है और वो वहीं से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से एक बड़ा सा एनर्जी बॉम्ब बनाता है और उनके ऊपर फेंकने वाला है। स्नो उनसे कहती है ये तो इसका फाइनल ब्लो है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, हम इसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। एरिक अतीसी से कहता है अतीसी क्या तुम्हें याद है कि हमने डंजन के अंदर एक स्पाइडर मॉन्स्टर को मारा था, मैं यहाँ पर उसी मूव को यूज करने वाला हूँ, मेरी हेल्प करो। अतीसी उसे कहता हाँ मुझे याद है और वो जल्दी से उसकी तलवार के ऊपर अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए उसको आइस से कवर कर देता है। यहाँ पर अपनी तलवार को सिर्फ थ्रो करने वाला है, वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एंजल की तरफ अपनी तलवार को थ्रो कर देता है, जो कि बड़ी स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ उड़ती हुई जाती है और उसके एनर्जी के उस बॉम्ब को भी पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हुए सीधी उसके साथ जाकर टकराती है। जबकि कीवी भी दूर बैठी ये सब कुछ देख रही होती है। कीवी कहती है एरिक तुम्हें इस सब को जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डिवाइन पावर्स तुम्हारी बॉडी के साथ ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगी। एरिक की तलवार उसकी एनर्जी बीम को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, यहाँ तक कि वो तलवार उसके मुंह के करीब पहुंच जाती है और सीधी जाकर उसके दांतों के अंदर अटक जाती है। हालांकि उसकी तलवार के ऊपर जितनी भी आइस होती है वो सारी टूट जाती है, लेकिन एरिक की तलवार क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी वजह से वो टूटती नहीं, उसके दांतों के अंदर ही अटक जाती है। उसी वक्त एरिक बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम बार बार मेरे अटैक से अपने सर को बचा रहे थे, लेकिन अब फाइनली मेरी तलवार तुम्हारे दांतों के बीच है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सर को उड़ा सकता हूँ। एरिक उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो फिर ठीक है इसे खाकर दिखाओ। और यहीं पर एरिक अपने कॉम्बो इंपैक्ट मूव को यूज करने वाला है। सबसे पहले अपनी साइड स्लैश को यूज करता है और साथ ही अपनी वर्टिकल स्लैश को यूज करता है। इस बार वो वही मूव यूज कर रहा है यानी क्रॉस इंपैक्ट वाला। एक क्रॉस इंपैक्ट बनता है, अपनी ओरा की पावर के साथ वो एक क्रॉस लगाता है और उस एंजल का जो सर होता है वो अंदर वाली साइड से फट जाता है। यहीं पर स्नो चलाकर उसे कहती है तुम्हें इसके सर को निशाना नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पर तुम अटैक कर रही हो ये तो सिर्फ इसका शेल है, असल मॉन्स्टर तो इसके अंदर है। एरिक भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है इस बात का क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक शेल है। उसी वक्त उस बड़ी सी मकड़ी के नीचे की तरफ दिखाती है वो एंजल जो कि उसकी रियल बॉडी होती है, वो अपनी रियल बॉडी को उस बड़े शेल के अंदर से बाहर निकाल लेता है। वो जल्दी से एरिक के पीछे आ जाता है। एरिक पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो नीचे ग्राउंड पर आकर गिरता है और गिरने के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी बिल्कुल एक इंसान की तरह की है और उसका साइज भी बिल्कुल एरिक के साइज के जितना ही है, लेकिन ये उसकी रियल बॉडी है। उसकी बॉडी के अंदर से येलो कलर की बहुत सारी ऑरा की पावर भी निकल रही होती है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जो फाइट होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरो की एपिसोड 105 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक उस बड़े मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके मुंह अंदर से फट जाता है। लेकिन उसी वक्त वो एंजल अपने उस बड़े से शेल को फाड़ते हुए उसके अंदर से बाहर निकल आता है और उसकी बॉडी छोटी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे वेस्ट को अलग कर दिया है और अपने शेल को छोड़कर अब अपनी रियल फॉर्म में आ गया है। ये उसकी सबसे बड़ी अपडेटेड फॉर्म है, जो बिल्कुल एरिक के जैसी है और इस फॉर्म में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अतीसी और आइफर लोगों के पास आकर गिरता है और वहीं पर उठने के बाद जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहीं पर वो हंसता है। जैसे ही वो हंसता है तो उसकी पावर्स रिलीज होती हैं और जैसे उसकी पावर रिलीज होती है अतीसी और आइफर दोनों ही उसकी पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एरिक आगे बढ़ता है और चुटकी बजाते हुए अतीसी से कहता है अतीसी में क्या हो गया है, जल्दी से इस वहम से बाहर निकलो। मुझे पता है कि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। आइफर की तरफ देखो, आइफर इसकी पावर्स को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अतीसी आइफर की तरफ देखता है तो आइफर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जैसा कि एक मार्शल डोमिनेटर लेवल का मास्टर अपनी विल की पावर को रिलीज करता है तो सामने वाले की हालत हो जाती है बिल्कुल वैसी इसकी हालत हो चुकी है, क्योंकि वो अपनी पावर्स के साथ प्रेशर को रिलीज कर रहा है और आइफर का लेवल काफी लो है। आइफर बेचारी को सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। अतीसी कहता है लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले तो आइफर उसके साथ फाइट कर रही थी, लेकिन अब जबकि वो इस फॉर्म में है तो आइफर की हालत कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी भी तो इन दोनों का लेवल डिफरेंस सेम ही है। अब तो इसकी पावर्स कम होना चाहिए थी, क्योंकि इसकी मेन बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब ये एंजल
पहले से छोटा हो चुका है। यही बात स्नोई उसे मेन बॉडी के बारे में बताती है। वो उसे कहती है हम एंजल्स के बारे में यही होता है कि हम एंजल्स जिस भी चीज को खाते हैं हम लोग इवॉल्व करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी के साथ ऐड होती जाती है। इसी वजह से इस एंजल का साइज इतना ज्यादा बड़ा था क्योंकि इसने वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स को खाया है उन सभी का बॉडी वेट इसकी बॉडी के साथ ऐड हो रहा था और उनकी एबिलिटीज भी इसने अपनी बॉडी के साथ ऐड की हुई थी। लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर एक एल्फ को खाया है, उस एल्फ को खाने के बाद इसके पास इंटेलिजेंस आ गई है और इंटेलिजेंस आने के बाद इसको महसूस हुआ है इतनी सारी बेकार एबिलिटीज को अपने साथ रखना फाइट में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इसी वजह से उसने अपने शेल को छोड़कर अपनी स्मॉलर बॉडी को यूज किया है। वो आसानी के साथ फाइट कर सकता है, उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है, हालांकि उसका लेवल सेम ही है 148। अतीसे उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस को हासिल करता जा रहा है, क्योंकि अगर ये इसी तरह इंटेलिजेंस हासिल करता रहा तो ये तो इंसानों की तरह इसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और एरिक बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। तो यहीं पर एरिक और वो दोनों आपस में फाइट कर रही होती है। जिस तरह एरिक अपनी तलवार के ऊपर अपनी ऑरा की पावर को रिलीज कर रहा होता है, उसी तरह उसी एंजल ने अपने बाजू के अंदर से ब्लेड्स निकाली होती हैं और उन ब्लेड के ऊपर उसने भी अपनी ऑरा की पावर को रिलीज किया होता है और साथ ही वो हंस भी रहा होता है जैसे कि वो इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। एरिक कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसका साइज छोटा हो चुका है लेकिन इसके साथ फाइट करना पहले से मुश्किल हो गया है क्योंकि इसके सारे अटैक्स पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ बल्कि मैं किसी इंसान के साथ फाइट कर रहा हूँ जिसे बैटल का एक्सपीरियंस है। वो सोच सकता है कि कौन से अटैक को कहाँ पर ब्लॉक करना है और स्पेशली इसने अपने बाजू के ऊपर एक ब्लेड निकाला है और उस ब्लेड के ऊपर इसने अपनी एनर्जी से इसको कवर किया हुआ है जैसे कि मैं अपनी तलवार को ऑरा की पावर से कवर करता हूँ। ये मुझे कॉपी कर रहा है। एरिक अभी उसी की तरफ ही देख रहा होता है कि वो एंजल ग्राउंड के अंदर चला जाता है। पिछली एपिसोड में एरिक ने जो स्पेशल मूव यूज किया था ग्राउंड के अंदर जाने के बाद साइड से निकलकर उस पर अटैक किया था, वो फिर से उसी मूव को यूज कर रहा है। वो साइड से निकलते हुए एरिक के ऊपर अटैक करता है। एरिक नीचे की तरफ झुकते हुए उसके ब्लेड के अटैक को अवॉइड करता है और कहता है ये बात तो कंफर्म है कि ये कमीना मेरे मूव्स को कॉपी कर रहा है। एरिक अपनी साइड स्लैश को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है लेकिन वो जल्दी से साइड पर हट जाता है। एरिक कहता है तो इसे ये भी बताया कि मेरी साइड स्लैश से कैसे बचना है। यहीं पर वो एंजल एरिक को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे एरिक ऊपर की तरफ उछल जाता है और इसी के साथ ही वो भी अपने ब्लेड को घुमाता है और एरिक के साइड स्लैश मूव को यूज करता है क्योंकि उसने उसके मूव को कॉपी कर लिया है और साथ ही वो बोलकर कह भी रहा होता है साइड स्लैश। इस बात से तो एरिक बहुत सा हैरान हो जाता है। वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन उसका साइड स्लैश भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एरिक की बॉडी के ऊपर एक कट लग जाता है। अभी एरिक उसके पहले मूव को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उसी वक्त वो एंजल के दूसरे मूव जिसका नाम वर्टिकल स्लैश है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। एरिक कहता है इसने तो मेरे सारे के सारे स्किल्स को कॉपी कर लिया है। उसी वक्त अतीसी आगे बढ़ता है और अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो पीछे की तरफ हट जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। एरिक भी पीछे की तरफ हट जाता है। एरिक दूसरी तरफ देखता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश दोनों ही मूव्स काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये भी साथ में अपनी एनर्जी को ऑरा की पावर के तौर पर यूज कर रहा है। लेकिन अभी अभी इसके ऊपर फायर मैजिक के साथ किसने अटैक किया है। वो दूसरी तरफ देखता है तो अतीत से फायर ड्रैगन बन चुका है और ड्रैगन बनने के बाद उसके ऊपर अटैक किया है जबकि आइफर और स्नोई दोनों ही उसके ऊपर बैठे होते हैं। एरिक चिल्लाकर उनसे कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ लेकिन तुम अभी तक यहीं पर हो। स्नोई उसे कहती है अगर हम लोग यहाँ से भाग भी जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार ये एंजल यहाँ से बाहर निकल आया तो ये सभी को मार डालेगा, अभी यहाँ से भागने का क्या फायदा। आइफर कहती है मैं क्योंकि काफी ज्यादा जख्मी हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इस छड़ी को पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फाइट करूंगी क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर इस फाइट को जीतो और इस एंजल के हाथों से मरना मत, हमें इस फाइट को जीतना होगा। वो एंजल अटैक होने के बाद उनकी तरफ देखता और कहता है तुम सभी लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, तुम लोगों को मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। साथ ही वो एंजल अपनी आंखों को उसने अपने परों से कवर किया होता है, उसके कानों की जगह पर उसके पार होती है। वो अपने परों को खोलता है और अपनी आंखों के साथ सामने की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखने के बाद अपनी तलवार को रेडी करता है, यानी कि उसके बाजू के अंदर जो ब्लेड है उसको रेडी करता है। और इस बार वो एरिक के स्पेशल मूव जो कि उसने खुद बनाया था क्रॉस इम्पैक्ट वाला उसको यूज करने वाला है। वो साइड स्लैश, वर्टिकल स्लैश और स्टैब स्किल को यूज करते हुए एक वर्टिकल क्रॉस इम्पैक्ट बनाता है। एरिक जल्दी से आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए लेकिन देर हो जाती है। वो अपने क्रॉस इम्पैक्ट को रिलीज कर देता है, उसका क्रॉस इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज होने के बाद सीधी ड्रैगन की तरफ जा रही होती है। अति से सामने की तरफ देख रहा होता है और वो सारी काफी ज्यादा घबरा जाती है। एरिक भी चिल्लाकर उनका नाम पुकारता है क्योंकि वो लोग इस एनर्जी से नहीं बच सकते। रास्ते में जितना भी ग्राउंड होता है वो सारे का सारा टूट जाता है, ना सिर्फ ग्राउंड टूटता है क्योंकि रिफ्ट के बाहर जो टनल होती है अंडरग्राउंड की वो भी टूटना शुरू हो जाती है। टीसी और आइफर यही सोच रहे होते हैं कि हम लोग इस इफेक्ट से कैसे बचेंगे। क्रॉस इम्पैक्ट की सारी एनर्जी तो सीधी उन्हीं की तरफ आ रही है। आइफर के हाथ में अतीसे की छड़ी होती है और उस छड़ी के अंदर आर्मलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा लगा होता है। कहीं पर स्नोई अपना हाथ आगे बढ़ाती है और आर्मलेस ब्लेसिंग के उस
टुकड़े को निकाल लेती है और उसे अपने मुंह में रखते हुए उसको तोड़कर निकल जाती है। और जैसे ही वो हार्मफुल ब्लेसिंग के टुकड़े को निकलती है उसकी पावर बढ़ जाती है और उसी वक्त वहाँ पर टूटते हुए पत्थर दिखाती है और हैरी को चिल्लाता हुआ दिखाती है। हैरी को लगता है शायद इस क्रॉस इम्पैक्ट की वजह से उसके सारे दोस्त मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना भी ग्राउंड होता है वो सारे का सारा टूट चुका है। हैरी का बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है, जबकि एंजल आगे से हंसता जा रहा होता है और कहता है मैंने उन सभी को रास्ते से हटा दिया जो कि हमारी फाइट में इंटरफियर कर रहे थे। एंजल उसे कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आई, मैंने तुम्हारी अपनी रेस के कुछ लोगों को मार डाला, लेकिन उनके मरने के बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तुमने तो उनको खाया भी नहीं। हैरी गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और एरिक भी यहाँ पर अपने क्रॉस इम्पैक्ट मूव को यूज कर रहा है, जबकि वो भी सामने से क्रॉस इम्पैक्ट मूव को यूज करता है। दोनों ही सेम क्रॉस इम्पैक्ट मूव को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से पावरफुल मूव किसका है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है, एक तरफ से रेड एनर्जी होती है और एक तरफ से एंजल की येलो एनर्जी होती है। और उसके बाद एंजल की तरफ दिखाती है तो एंजल की बॉडी के ऊपर क्रॉस का निशान बनता है, जबकि दूसरी तरफ एरिक की तरफ दिखाती है, एरिक की बॉडी के ऊपर भी क्रॉस का निशान बनता है। लेकिन एंजल अभी भी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि वो इस फाइट को एंजॉय कर रहा है, जबकि एरिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो बार बार अपने क्रॉस इम्पैक्ट मूव को यूज कर रहे हैं, वो दोनों ही, क्योंकि उन दोनों के मूव सेम है। एंजल के पास और कोई भी स्पेशल मूव नहीं है। लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी गाइडलाइन सिस्टम में थोड़ी देर पहले एक एरर आ गया था, हम लोग उस एरर को ठीक करने के लिए तुम्हारे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए सर्चिंग के लिए रोक रहे हैं। तो प्लेयर के सारे एक्शंस को रोक दिया गया है। एरिक अपनी तलवार को उसकी बॉडी के करीब ले जाता है, लेकिन वो वहीं पर हैंग हो जाता है क्योंकि एंजल अपने ब्लेड को एरिक की बॉडी के अंदर धंसा देता है। एंजल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इसने अपनी तलवार को मेरी गर्दन के इतने ज्यादा करीब लाकर रोक क्यों दिया, जिससे ये मूव भी नहीं कर रहा। जबकि एरिक सोच रहा होता है कि अचानक मेरे पास ये विंडो ओपन क्यों हुई, क्योंकि एरिक के पास किविया की जितनी भी डिवाइन पावर्स वाली वो काली पट्टियां थी वो सारी की सारी उतर चुकी हैं। तो उसका सिस्टम अब उसे एक एंजल के ऊपर अटैक करने की इजाजत नहीं दे रहा। एंजल जो कि थोड़ी देर पहले फाइट को एंजॉय कर रहा था, अब एरिक के मूव ना करने पर वो कहता है तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। एंजल का ब्लेड जो कि उसके कंधे के अंदर धंसा होता है, एरिक क्योंकि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अपनी बॉडी को फोर्स करता है और उसके बाजू को आगे की तरफ खींचता है, जिससे उसका ब्लेड उसके कंधे के अंदर और भी ज्यादा धंस जाता है। एरिक अपने सिस्टम से कहता है अपनी बकवास बंद करो। वो एंजल से कहता है मर जाओ, लेकिन एंजल फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम सबसे बेस्ट हो। और वो साथ ही अपने दूसरे हाथ में लगे हुए ब्लेड के साथ एरिक पर अटैक करने लगता है, जबकि उसी वक्त किविया की एक ब्लैक पट्टी उड़ती हुई आती है और सीधी आकर उसकी आंखों पर गिरती है उस एंजल की। जैसे उस एंजल की विजन ब्लॉक होती है, किविया भागती हुई आगे बढ़ती है और एरिक को उसके चुंगल से आजाद करवाते हुए दोबारा से रिफ्ट की तरफ भागना स्टार्ट करती है। एरिक किविया से कहता है किविया ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मुझे यहाँ से लेकर भागना नहीं है, बल्कि अपनी दोबारा से डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए मुझे अपने गाइडलाइन सिस्टम को हैक करने में मेरी हेल्प करो। किविया से कहती है अगर मैं तुम्हारे गाइडलाइन सिस्टम को ब्लॉक करने में तुम्हारी हेल्प भी कर दूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तुम इसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, तुम इस एंजल को नहीं हरा सकते। चलो फिलहाल के लिए यहाँ से भाग चलते हैं और दूसरी डायमेंशन में चलते हैं। जबकि इस बात से एंजल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझसे भाग सकते हो। एरिक किविया से कहता है अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देकर इस एंजल को भी मार डालूंगा। लेकिन किविया अपनी डिवाइन पट्टियों को यूज करते हुए उसके चेहरे पर बांध देती है और उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है तुम एक बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल इंसान के सेक्रीफाइस से पूरे के पूरे रेथिना कॉन्टिनेंट को मरने से बचाया जा सकता है? अगर सिर्फ एक इंसान के मरने से या जीने से रेथिना कॉन्टिनेंट तबाह हो सकता तो अब तक तो ये तबाह हो चुका होता। किविया यहाँ पर एरिक की हुई बात को दोबारा से दोहराती है। एरिक उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। तो फिर फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में इस डायमेंशनल ट्रैक वाले चैप्टर का एंड होने वाला है। तो फिर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 106 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो बैटल फील्ड के अंदर इंटर होती है और एरिक को वहां से पकड़कर डायमेंशनल ट्रैक की तरफ वापस ला रही होती है और साथ ही वो उसका मुंह भी बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एरिक वापस जाकर उसके साथ फाइट करे, क्योंकि अगर वो एंजल के साथ फाइट करेगा तो वो हार जाएगा और उसके हाथों से मारा जाएगा। एरिक उसे कहता है मुझे यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देकर इस एंजल को यहीं पर रोकना पड़ेगा, लोग जाकर उस डायमेंशनल ट्रैक को बंद करो। कि उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मर जाओगे तो तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा। जबकि वो एंजल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है
लगता है कि अभी भी कुछ कमीने जिंदा हैं जो कि हमारी फाइट में इंटरफियर कर रहे हैं। मुझे पहले इन सभी को मारना होगा। ग्राउंड के अंदर से वर्ल्ड ट्री की बहुत सारी जड़ें निकलती हैं और वो सारी जड़ें निकलने के बाद उस एंजल के इर्द गिर्द एक डोम बना देती है। वो एंजल उन सारी जड़ों के अंदर कवर हो जाता है और थोड़ी देर के लिए ट्रैप हो जाता है। एरिक मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो वर्ल्ड ट्री की रूट्स है, लेकिन कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। तो यहीं पर वर्ल्ड ट्री की रूट्स के ऊपर यहीं पर क्राउन प्रिंस को भी दिखाती है जो कि अपनी तलवार लेकर यहाँ पर आया हुआ है। क्राउन प्रिंस चिल्लाकर उन दोनों से कहता है जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि हमारी वर्ल्ड ट्री की रूट्स उस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोकर नहीं रख पाएंगी। किवी और एरिक दोनों इस डायमेंशनल ट्रैक को पार करते हुए दोनों दूसरी साइड पर चले जाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर अतीसी और आइफर भी होती है। वो उसे कहती है एरिक तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई। एरिक उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर कैसे हो, तुम दोनों जिंदा कैसे हो, तुम तो उस मॉन्स्टर के क्रॉस इम्पैक्ट की वजह से मर गए थे। आइफर उससे कहती है अगर हम लोग उस पावर के साथ हिट होते तो अब तक हम लोग मर चुके होते, लेकिन वहाँ पर हमें स्नोई ने बचा लिया। स्नोई ने आर्मलेस ब्लेसिंग के टुकड़े को निगल लिया जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ गई और उसने वहीं पर हमें बचाया। एरिक कहता है तो फिर स्नोई कहाँ पर है। इसे उसे कहता है हमें नहीं पता, हमें बचाने के बाद उसका कोई भी निशान नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर है। जब हम लोगों ने अपनी आंखें खोली तो हम दोनों यहाँ पर थे दूसरी तरफ, क्योंकि वर्ल्ड ट्री की रूट्स हमें खींचकर यहाँ पर ले आई। एरिक भी उनकी ये वाली बात सुनकर काफी उदास हो जाता है कि वो आगे बढ़ती है और क्राउन प्रिंस से कहती है तुम्हें जल्दी से जल्दी इस गैप को सील करना होगा। जल्दी से वर्ल्ड ट्री की रूट्स को यूज करते हुए इस गैप को सील कर दो, क्योंकि अगर हमने इस गैप को ओपन रखा तो वो मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा, साथ ही ये गैप बड़ा होता जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि डायमेंशनल ट्रैक इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस दुनिया में आ जाएंगी और रेटिना कॉन्टिनेंट का बैलेंस खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास आज एक मौका है, वर्ल्ड ट्री की रूट्स को यूज करते हुए हम इस डायमेंशनल ट्रैक को सील कर सकते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे एल्फ सोल्जर्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए वर्ल्ड ट्री की रूट्स को यूज करते हैं। तो वर्ल्ड ट्री की रूट्स के साथ ही उस डायमेंशनल ट्रैक को सील करना स्टार्ट करते हैं। जबकि यहीं पर क्राउन प्रिंस होता है। क्राउन प्रिंस के पास अपने डैड की वो खास तलवार है। इसी तलवार की मदद से वो वर्ल्ड ट्री की रूट्स को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ से वर्ल्ड ट्री की बहुत सारी रूट्स निकलती हैं और उस डायमेंशनल रिफ्ट को सील करना स्टार्ट करते हैं। क्राउन प्रिंस किविए की तरफ देखता और कहता है मिस किविए मुझे लगता है कि आपको इस सब के बारे में काफी कुछ पता है, पर हम लोग इस मसले से निकल जाएं। वापस जाने के बाद तुम्हें मुझे काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किविए उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि रोनडेल को भी अभी बहुत सारी बातें जानना है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं रोनडेल को सच्चाई बता दूंगा। वो लोग वर्ल्ड ट्री की रूट्स को यूज करते हुए डायमेंशनल ट्रैक को काफी हद तक बंद कर देती है। बस थोड़ा सा गैप रह जाता है। उसी गैप के अंदर से एंजल अपने दोनों ब्लेड्स को बाहर निकालता है और उस गैप को वहीं पर रोक लेता है और अपनी पावर को यूज करते हुए गैप के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो सभी से कहता है मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। किवी कहती है ये तो इस डायमेंशनल ट्रैक के अंदर से अपना रास्ता बना रहा है, अगर ये अंदर आ गया तो ये फिर से यहाँ पर दबाई में जाएगा। हालांकि अभी तक उसने अपना सिर्फ सारी बाहर निकाला है। वो वहीं से अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है, एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाता है उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए। असल में उसका निशाना एरिक होता है, क्योंकि एरिक के साथ फाइट करने में उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। एरिक कहता है अब मैं क्या करूँ, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है और ऊपर से मेरा सिस्टम भी मेरी पावर्स को यूज करने नहीं दे रहा। वो एंजल जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, उसी वक्त पीछे से स्नो निकलती है। स्नो उसके दोनों कानों को पकड़कर पीछे की तरफ खींचती है, जिससे उसका निशाना मिस हो जाता है। एरिक, अतीसी और आइवर सामने की तरफ देखते हैं और कहती है इसने तो मिस कर दिया। तो वो गौर से देखते हैं तो सामने स्नोई होती है। स्नोई ने उस एंजल के कानों को पकड़कर पीछे की तरफ खींचा होता है। एंजल उसे कहता है अब तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, लगता है कि हम दोनों ही एंजल्स हैं, फिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो। स्नो भी चिल्लाकर उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक एंजल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ करने से रोक रही हूँ। यहीं पर किवी अपनी डिवाइन पावर वाली पट्टी को आगे बढ़ाती है, स्नो के बाजू पर बांधकर उसे अपनी डायमेंशन में खींचने की कोशिश करती है। स्नो भी इस बात से काफी हैरान होती है। किवी उसे कहती है तुम एक एंजल नहीं हो बल्कि तुम हमारी स्नो हो। स्नो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। किवी उसकी जान बचा रही है, वो चाहती है कि वो उसके साथ इस डायमेंशन में रहे, लेकिन उसी वक्त वो उस एंजल की तरफ भी दिखाती है। एंजल भी बड़ी स्पीड के साथ उस डायमेंशनल क्रैक को पार करते हुए अंदर आ जाता है, अपने बाजू पर लगे हुए ब्लेड को आगे बढ़ाते हुए किवी को मारने लगता है। उसी वक्त दिखाती है कि हुलियान वहाँ पर आती है और हुलियान अपने स्पिरिचुअल तीर को उसके ऊपर छोड़ती है। हुलियान की स्ट्रेंथ क्योंकि इस एंजल से भी बहुत ज्यादा है, उसका सिर्फ एक ही तीर। एंजल और स्नोई दोनों ही वापस से अपनी डायमेंशन के अंदर जाकर गिरते हैं, क्योंकि स्नोई उस पावर के साथ हिट होने से पहले मुस्कुरा रही होती है। हुलियान का तीर उन दोनों को वापस से उन दोनों की डायमेंशन के अंदर फेंक देता है और उसी वक्त टॉमलिंस अपनी पावर्स को यूज करते हुए वर्ल्ड ट्री की रूट से इस डायमेंशनल क्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है और यहीं पर इस एंजल का चैप्टर क्लोज हो जाता है। एरिक, अतीसी और आइफर तीनों ही ऊपर की तरफ देखते हैं क्या यहाँ पर से कौन पावरफुल आ गया, तो वो तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो ऊपर हुलियान खड़ी होती है, चारों हीरोज में से तीसरी बड़ी हीरो। हुलियान उस एंजल पर अटैक करने के बाद उसे वापस भेजने के बाद काफी
बहुत ज्यादा खुश होती है और उन सभी से कहती है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? मुझे लगता है कि मैं टाइम पर यहाँ पर पहुंच आई हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमारा गाँव के बाहर का दिखाया जाता है। गाँव के बाहर एक क्लिफ के ऊपर रिचर्ड को दिखाती है। रिचर्ड एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा होता है, जबकि बाकी के सारे गाँव वाले भी दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। उन सारे गाँव वालों की मेमोरीज को क्योंकि मिटा दिया गया है, वो सारी चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? हम लोग अपने गाँव से बाहर क्यों है? हमारे गाँव में क्या हो रहा है? वो गाँव वाले रिचर्ड से कहते हैं, तुम एक हंटर हो, जाओ जाकर वहाँ पर हमारे गाँव में जितने मॉन्स्टर्स हैं उनको मारो। रिचर्ड उनसे कहता है, मुझे यहाँ पर मेरी ओनर ने सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया है कि गाँव वालों को बचाना है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। गाँव वाले उसे कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे, जाकर हमारे गाँव को बचाओ। रिचर्ड उनसे कहता है, लेकिन अब वहाँ पर मॉन्स्टर बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। वो गाँव वाले उसे कहती है, कहाँ कुछ खत्म हो गया है? अभी तक तो वो मॉन्स्टर जिंदा है, जाओ जाकर उस औरत की हेल्प करो जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। रिचर्ड उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि उस औरत को मेरी हेल्प की जरूरत है? साथ ही वो उनसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अपने गाँव के अंदर कोई न्यूक्लियर वेपन छुपा कर रखा हुआ है। वो सारे गाँव वाले उसे कहती है, ये कौन सा न्यूक्लियर वेपन? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? हमें किसी न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं पता। और उसी वक्त हुलियन वहाँ पर अपना तीर चलाती है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। रिचर्ड उनसे कहता है, तुम सभी को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि एक न्यूक्लियर वेपन क्या होता है। सामने वाले धमाके की तरफ देखो, इसी को न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। तो हमारा सीन फिर से बैटलफील्ड का आ जाता है, जहाँ पर हुलियन ने अपने तीर को चलाते हुए एंजल और स्नोई दोनों को उनकी डायमेंशन के अंदर वापस भेज दिया है। फिर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ एक ही तीर को यूज करते हुए उस एंजल को वापस उसके डायमेंशन में भेज दिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हुलियन हंसते हुए सभी से कहती है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? क्राउन प्रिंस उसे कहता है, मिस हुलियन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमने मॉन्स्टर को हरा दिया और साथ ही डायमेंशनल क्रैक को भी बंद कर दिया। इससे आइफर और एरिक जैसे उसका नाम सुनते हैं वो लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले हुलियन को नहीं देखा हुआ। एरिक कहता है, ये तो हुलियन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये भी तो एक गद्दार है। इसी वक्त हुलियन उन सभी की तरफ देखती है और अपनी उंगली को उनकी तरफ इशारा करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करती है। एरिक को लगता है कि शायद ये हमारे पर अटैक करने वाली है। एरिक चिल्लाकर अतिशी और आइफर से कहता है, अतिशी आइफर जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ, और वो अपनी तलवार को निकालकर सामने एक शेर बनाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उनके सामने काफी सारे फूल पौधे निकलते हैं। अतिशी कहता है, इसने तो यहाँ पर अपनी प्राणा की पावर को यूज किया है, यानी कि हीलिंग मैजिक को यूज किया है। अतिशी, आइफर और एरिक तीनों के सारे साहब हील हो जाते हैं। एरिक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, उसकी बॉडी के ऊपर क्रॉस इम्पैक्ट की वजह से जो बड़ा गहरा सांप बना था वो भी हील हो चुका है। हुलियन आगे बढ़ती है और हंसते हुए उन तीनों से कहती है, मैंने तुम लोगों के बारे में क्राउन प्रिंस से सुना है, तुम तीनों बहुत बड़े हीरोज हो। मेरी अलायंस की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं तुम लोगों का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं तुम सभी को सिर्फ हील ही कर सकती हूँ, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ से वापस चले जाए, वापस जाने के बाद मैं तुम लोगों को अपने हाथों से रिवार्ड दूंगी और तुम तीनों को बिल्कुल हीरोज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है एल्फ किंगडम का। एल्फ किंगडम के कैपिटल सिटी में, जहाँ पर एल्फ किंगडम का पैलेस है, पैलेस के अंदर का सीन दिखाते हैं। पैलेस के अंदर चारों किंग्स बैठी होती हैं। एल्फ किंग की जगह पर क्राउन प्रिंस वहाँ पर बैठी होती है और वो बाकी के सभी को इन डिटेल्स के बारे में बता रही होती है। उन्हें सब कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखा होता है और उन्हें बताती है कि वहाँ पर एक अदर डायमेंशन ओपन हुई थी, जहाँ से एक एंजल निकला था जो कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर था और उसे आंफेलस डीमन ने बनाया है। वो सारी रिपोर्ट को ड्वार्फ्स के किंग को देता है। ड्वार्फ्स के किंग का नाम क्रोम ब्रिंडल होता है। क्रोम ब्रिंडल उसे कहता है, तुम्हारे कहने के मुताबिक वहाँ पर एक डायमेंशन थी, उसके अंदर से एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर निकला जो कि अपनी डंजन के बाहर भी जिंदा रह सकता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। आज मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जा पाता। वहाँ पर जाने के बाद मैंने जो अपनी नई मशीन बनाई है मैं उसको टेस्ट कर पाता। और यहीं पर सेल्स का किंग भी बैठा होता है जिसका नाम क्यूडी बाई होता है। क्यूडी बाई ने सारी डिटेल्स को देखने के बाद ड्वार्फ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता, हाँ क्यों नहीं, तुम अपने उन सारे एंटीक पीसेस के साथ तुम्हें लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर को पकड़ सकते हो। हमारी सारी की सारी मशीनें बिल्कुल बेकार होती हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उस मॉन्स्टर ने डायमेंशनल ट्रैक के अंदर से बाहर आने की कोशिश की। अब उसके पास इंटेलिजेंस भी है। ड्वार्फ किंग उसे कहते हैं, तुम्हारे जैसे फ्लाइंग पोटैटो को हमारी मशीन के बारे में क्या पता होगा। सेल्फ का किंग कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, ये तो अच्छी बात है कि क्वीन हुलियन वहाँ पर थी और क्वीन हुलियन ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए डायमेंशनल ट्रैक को भी बंद कर दिया और उस मॉन्स्टर को भी हरा दिया। क्वीन हुलियन उन सभी से कहती है, तुम सभी लोग मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हो, मैंने वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उस मॉन्स्टर को उसकी क्रैक में वापस भेजा था। अगर वहाँ पर किसी ने सबसे ज्यादा कुछ काम किया है तो वो रोंडेल और उसके हंटर साथियों ने किया है। तो इनकी मीटिंग तो हमारी अगली एपिसोड तक जारी रहेगी। फिलहाल हम लोग यहीं पर अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड 106 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एडवर्ड के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चारों किंगडम्स के किंग्स और क्वीन वहां पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और इसी मीटिंग में वो सारी बात बताते हैं कि वहां पर क्या हुआ। ड्वार्फ्स के किंग कहते हैं, मैंने सुना है कि वहां पर पहले से कोई मसला चल रहा था। वहां पर ब्लड सकर मॉन्स्टर्स को कोई यूज कर रहा था और ब्लड सकर मॉन्स्टर्स वहां पर लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। मैंने सुना है कि उस डायमेंशनल क्रैक को किसी ने वर्ल्ड ट्री रूट्स को कंट्रोल करते हुए चौड़ा करने की कोशिश की थी। क्राउन प्रिंस से कहते हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे। क्राउन प्रिंस थोड़ी देर के लिए खामोश रहते हैं और फिर उनसे कहती हैं, मैं तुम सभी लोगों को इस बारे में बताने वाला था। ये सब कुछ मेरे सेकंड ब्रदर ने किया है। मेरे सेकंड ब्रदर को जब इस किंगडम से निकाल दिया गया, क्योंकि उसे यहाँ से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो ब्लड सकर मॉन्स्टर्स को सालों के ऊपर प्रयोग के लिए यूज कर रहा था। मेरे डैड ने उसको यहाँ से निकाल दिया तो वो वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने ये सब कुछ किया। हालांकि ये हमारे एल्फ किंगडम की जिम्मेदारी थी कि हम उसके ऊपर नजर रखते वो क्या कुछ कर रहा है। उसकी वजह से मेरा बेटा रोंडेल वो भी इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस उन सभी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि रोंडेल उसका बेटा है। और सारे भी पास उनका बहुत हैरान होती है और कहती है, क्या वाकई में वो लड़का तुम्हारा बेटा है। पर हमने तो सुना था कि वो तुम्हारा छोटा भाई है। कुछ तो हैरान होते हैं और कुछ उसे ब्लेसिंग देते हैं कि जल्दी से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। वो उसे दुआएं दे रही होती है। क्राउन प्रिंस उन सभी से कहता है कि इन सारे हीरोज को मेरे फादर यानी कि एल्फ किंग ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी इन्वेस्टिगेट ना करो, क्योंकि वो सभी लोग हमारे यहाँ पर गिल्ड में हंटर्स के तौर पर रजिस्टर है और उन सभी को हीरो के तौर पर ही ट्रीट किया जाए। ड्वार्फ्स के राजा यही सोच रहे होते हैं कि इसने अपने भाई का यहाँ पर राज फाश कर दिया, अपने भाई पर इसने इल्जाम लगा दिया, लेकिन उन हंटर्स के बारे में बात नहीं करने दे रहा। इसका मतलब तो ये है कि वो हंटर्स वाकई में हीरो हैं। जितनी ज्यादा इसने उन सभी की तारीफ कर दी है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उन सारे हंटर्स से मिलूं जो कि हीरोज हैं। वो क्राउन प्रिंस से कहती है, मैं उन हीरोज से मिलना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस कहती है, हाँ क्यों नहीं, बाद में तुम सभी को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। जबकि सिल्फ का राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है दावत होगी और पार्टी होगी। इस साथ ही हंसते हंसते वो खामोश हो जाता है और उनसे कहता है, हमारे सेल्स को आसपास से रिपोर्ट्स मिल रही है कि रेथिना कॉन्टिनेंट में आसपास बहुत सारे इस तरह के डायमेंशनल क्रैक ओपन हो रहे हैं। साथ ही वो हुलियान से पूछता है, मिस हुलियान आपको पता है कि गैरहान के पास इस वक्त सबसे बड़ा किंगडम है। उसका कंट्री तो बहुत ज्यादा बड़ा है, वहाँ पर तो बहुत सारे डायमेंशनल क्रैक ओपन हुए होंगे, लेकिन हमने वहाँ से कोई भी इस तरह की बुरी खबर क्यों नहीं सुनी। वहाँ पर भी मॉन्स्टर्स निकले हों, ना ही हमने मैजिक किंगडम से इस तरह की कोई खबर सुनी है। ज़ेनोबिया भी यहाँ पर नहीं है जो कि हमें इस बारे में बता सके। वो लोग हमें इस बारे में वार्निंग नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डायमेंशन ट्रैक्स ओपन हो रहे हैं तो ज़ेनोबिया जो कि मैजिक यूजर है उसे तो पता चल जाना चाहिए था। हुलियान उनको जवाब देने लगती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे कहता, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। हिल्स के राजा ने बिल्कुल ठीक कहा। जब ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, मुझे लगता है कि फेरी अलायंस को इसीलिए बनाया गया था कि वो लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें और हमें डायमेंशनल क्रैक्स के बारे में बताएं, लेकिन उन लोगों ने हमें अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्राउन प्रिंस हुलियान से कहता है, हमारे पास हमारा कम्युनिकेशन सेंटर है, अगर तुम चाहो तो उसको यूज करते हुए उन दोनों से बात कर सकती हो, फिर हमें बताना कि वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हुलियान उसकी बात को मान जाती है और फिर उनके दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो गैराहान और ज़ेनोबिया से बात करती है। गैराहान उसे कहता है, हाँ हमारे इलाके में भी इस तरह के डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हुए हैं और हम लोग इस सब को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि हुलियान उन दोनों के साथ मिली हुई है, लेकिन उन लोगों ने हुलियान से भी बहुत सारी बातों को छुपाया हुआ है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हुलियान बुरी नहीं है, हुलियान अच्छी है। ज़ेनोबिया हुलियान से कहती है, तुम्हें तो पता है कि मैं एक मैजिकल यूजर हूँ और मेरे काम बहुत ज्यादा है, मुझे अपने पूरे किंगडम को संभालना है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं डायमेंशनल क्रैक्स को स्टडी नहीं कर सकती। गैरहान उसे कहता है, तुम्हें इस डायमेंशनल क्रैक के बारे में तो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हारे पास रिचर्ड को भेजकर कि हम लोग चाहते हैं कि इस डायमेंशनल क्रैक को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए कि रेथिना कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। हुलियान उनसे कहती है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने रिचर्ड को भेजकर मुझे इस डायमेंशनल क्रैक के बारे में बता दिया। वहाँ से निकलने वाले मॉन्स्टर को मैंने वहीं पर रोक दिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। आज ये सब कुछ हो क्यों रहा है, हमें इस बारे में भी तो पता होना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों ही डीमन गॉड की आंफलेस ब्लेसिंग के बारे में स्टडी करने में काफी ज्यादा बिजी हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि रेथिना कॉन्टिनेंट को बचाना भी तुम दोनों की जिम्मेदारी है, कि तुम दोनों भी हीरोज हो। हुलियान खुश होकर उनसे कहती है, चलो जल्दी से हम लोग बैरोल को ढूंढते हैं और फिर चारों हीरोज मिलकर हर एक सारे डीमंस का सामना करेंगे, इस मसले से निपट लेंगे। गैरहान और ज़ेनोबिया दोनों ही उसे कहते हैं, हुलियान तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों ह्यूमन स्पीशीज से हैं। हम दोनों का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा छोटा है, जबकि तुम एक निम्फ हो और निम्फ्स का लाइफ स्पैन भी लंबा होता है, क्योंकि हम दोनों इंसान हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग मर जाएंगे। इसलिए हम लोग आंफलेस ब्लेसिंग को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम दोनों इमोर्टैलिटी को हासिल कर लें। ज़ेनोबिया उसे कहती है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहती कि हम दोनों आंफलेस ब्लेसिंग के उस टुकड़े से इमोर्टैलिटी को ना हासिल करें, क्योंकि ये गॉडेस के रूल के खिलाफ होगा। हुलियान उनसे कहती है, नहीं मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को अपने से पहले मरता हुआ नहीं देख सकती। लोग जो
जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक कर रही हो। गहरान उसे कहता है ठीक है, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, अब हमें ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, हम लोग अपनी स्टडी में बिजी हैं, बाकी का हीरो वाला काम हम तुम पर छोड़ देते हैं। हम पर भी कोई डायमेंशनल क्रैक नजर आए उसको बंद कर देना अपनी पावर्स को यूज करते हुए, और साथ ही हमें इन डायमेंशनल क्रैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहना। हुलियान उसे कहती है ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। हुलियान के वहाँ से चले जाने के बाद गहरान और ज़ेनोबिया का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों अभी भी अपनी न्यूट्रल स्पेस के अंदर हैं। इस ज़ेनोबिया ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए हुलियान को ऐसा दिखाया होता है कि जैसे कि वो दोनों अपने अपने किंगडम में बैठे हुए हैं। ज़ेनोबिया गहरान से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें हुलियान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या हम उसे सारा सच नहीं बता सकते? गहरान उसे कहता है तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग हुलियान को सारा सच नहीं बता सकते, वरना वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। अभी तो हम लोग उसको भी यूज कर रहे हैं और उसे इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है, ये डायमेंशनल क्रैक्स जो कि ओपन होना शुरू हो गए हैं और इनके अंदर से जो मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ खींच रहा है। गहरान कहता है ठीक है, मुझे ये बात पता थी, तुमने भी ये बात बताई थी, अगर मैं यहाँ पर गॉडेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करूंगा एथेना कॉन्टिनेंट के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा, इस तरह के डायमेंशनल क्रैक्स ओपन होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये डायमेंशनल क्रैक ऑम्फिलिस डीमन की दूसरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। ज़ेनोबिया उसे कहती है लेकिन ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक बार तुमने डार्कनेस की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम खुद गॉड ऑफ डार्कनेस बन जाओगे, तो तुम इन सारे क्रैक्स को चुटकी बजाकर बंद कर सकते हो। और जब तक हम इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते तब तक हुलियान तो बाहर है ही, वो सारे के सारे मसले को संभाल लेगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हुलियान बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि वो सिर्फ एक हीलर है, लेकिन उसका लेवल हम सभी में सबसे ज्यादा हाई है। गहरान उसे कहता है तुम्हें कैसे पता कि उसका लेवल हम चारों में से सबसे ज्यादा हाई है? कि हमें बैरोल के लेवल के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसने कभी भी अपने लेवल को मेजर नहीं किया। हो सकता है कि उस कमीने का लेवल हम सभी से ज्यादा हो। ज़ेनोबिया उसे कहती है जो भी हो हम लोग टाइम में वापस तो नहीं जा सकते, कि अब तक तो उसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा, हमने उसे पहले ही मार दिया होता। गहरान उसे कहता है चलो छोड़ो उसे, फिलहाल हम लोग रिचर्ड से बात करते हैं। गहरान रिचर्ड से पूछता है चलो जल्दी से रिपोर्ट दो, वहाँ पर क्या हो रहा है? रिचर्ड उनसे कहता है क्वीन हुलियान ने यहीं पर एल्फ किंगडम में कुछ दिनों के रुकने का फैसला किया है। वो चाहती है कि यहाँ पर इन डायमेंशनल क्रैक्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, और यहीं पर एक इवेंट भी रखा है कुछ हीरोज को अवार्ड देने का, और साथ ही उन्होंने एल्फ किंगडम में या फिर फेरी अलायंस में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इन डायमेंशनल क्रैक्स के बारे में। गहरान कहता है हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि एल्फ किंगडम में किसी को भी इस बारे में पता चले और लोग हाँ इस बात से डर जाएं। वो लोग जितना हो सकता है इस बात को छुपाने की कोशिश करेंगे। वो रिचर्ड से कहता है फिलहाल तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है, तुम्हें हुलियान के ऊपर नजर रखनी है ताकि उसे हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में कुछ भी पता न चल सके। तो साथ ही वो उसे कहता है अगर उसे कभी हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल जाए हम लोग चाहते हैं तुम उसे उसी वक्त मार डालना। रिचर्ड उनसे कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई, मैं आपका काम कर दूंगा। नेक्स्ट सीन रोंडेल का दिखाया जाता है। रोंडेल अपने शाही बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन वो अभी तक बेहोश होता है। एरी, कतीसी और आइफर उसे देखने के बाद बाहर जा रही होती है, और वो कह रही होती है काश रोंडेल जल्दी से उठ जाए और हम लोग उसे देखने के बाद ही यहाँ से जाएं, क्योंकि हमें उसे गुड बाय बोलकर जाना तो पड़ेगा। किवी का भी कुछ भी पता नहीं है, वो काफी ज्यादा परेशान थी और पता नहीं कहाँ पर चली गई है। एरिक उनसे कहता है मुझे लगता है कि हुलियान हमारे लिए एक मसला बन सकती है। डीसी उनसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हुलियान के पास आर्मफिलेस ब्लेसिंग का कोई भी टुकड़ा नहीं है, ना ही उसके पास कोई गाइडलाइन सिस्टम है। आइफर कहती है हाँ मुझे भी इस बात की समझ आ गई थी, क्योंकि उस वक्त हुलियान ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए हम तीनों को हील किया। अगर वो एरी के लेवल को देख लेती तो वो कभी भी इसको हील नहीं करती, क्योंकि वो बेचारी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी है, तो वो किसी भी एंगल से नहीं लगती कि वो गैरहन और ज़ेनोबिया के साथ मिली हुई है। एरिक उनसे कहता है लेकिन एक काम बहुत ही बुरा हो गया, जब उसने अपनी पावर्स को यूज करते हुए मेरी बॉडी को हील किया था तो मेरी बॉडी के अंदर जितना भी रेसिडुअल ऑरा था वो सारे का सारा चला गया। अगर वो हमारी दुश्मन बन जाती है और अभी हमारी फाइट हो जाती है हम लोग उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो वाकई में गैरहन और ज़ेनोबिया के साथ मिली हुई है तो उसके साथ मिलना हमारे लिए खतरे से हाली नहीं है, कि वो फिर से गैरहन और ज़ेनोबिया के साथ मिलकर हमारे पर अटैक कर सकती है। वो तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि हमारे लिए अब सबसे बेहतर प्लान तो यही है कि हमें जल्दी से जल्दी बैरोड को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई और डायमेंशनल क्रैक ओपन हो और उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर से वो एंजल दोबारा से बाहर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि वो हुलियान के अटैक की वजह से मरा होगा। आइफर उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैं स्नो के बारे में भी सोचना चाहिए। यहीं पर उन्हें आवाज आती है कि ये स्नो कौन है, और कोई चीज बड़ी स्पीड से उनके पास से होकर गुजर जाती है, और साथ ही वो आइफर के गले से उसका नेकलेस भी उतार कर ले जाती है। तो यहीं पर एक ब्लैक कपड़ों में एक सिल्फ को दिखाती है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और उसने मास्क भी लगाया होता है। वो उनसे कहता है मैं एक सिल्फ हूँ और मैं किंग थीफ हूँ, यानी कि मैं चोरों का राजा हूँ। तो साथ ही वो अपने हाथ में उनको आइफर का नेकलेस दिखाता है। वो उसने कहता है लगता है कि तुम तीनों वही हंटर्स हो जिनको एल्फ किंग ने मिशन पर भेजा था। आइफर अपने नेकलेस की तरफ देखती है और कहती है इसने मेरे नेकलेस को कब चोरी कर लिया, तो बहुत ज्यादा तेज है। तीसरे और सिल्फ की तरफ देखता है और कहता है सिल्फ तो हमेशा ट्री के ऊपर
पर रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर किंगडम में क्या कर रहे हैं? एरिक चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो चोरू के किंग, जल्दी से हमारे नेकलेस को वापस करो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? चोरू का राजा जल्दी से उड़ना शुरू करता है और उसे कहता है अगर तुम जानना चाहते हो कि मुझे किसने भेजा है तो फिर मेरा पीछा करो। अतीसे जल्दी से अपनी छड़ी निकालकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो छड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी छड़ी के अंदर आंफलेस ब्लेसिंग का टुकड़ा लगा था, वो तो स्नो खा गई है। इसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है, सिर्फ क्योंकि उड़ रहा होता है आइफर भी जंप करते हुए उड़ सकती है और एरिक भी नीचे की तरफ प्रेशर डालकर ऊपर की तरफ जंप लगा सकता है, जबकि अतीसे नीचे से भागना शुरू करता है और उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो ये चोरू का राजा इनको कहां पर लेकर जाने वाला है और आखिर इसने इनका नेकलेस क्यों चोरी किया है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके इसको बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? लेवल अप एरर के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक सिल्फ जो कि अपने आप को चोरू का राजा कहता है, वो आइफर के नेकलेस को चोरी कर लेता है और उन सभी से कहता है अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है तो मेरा पीछा करो। आइफर, एरिक और अतीसे तीनों ही उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भागते हुए एक सुनसान सी जगह में चले जाते हैं, जंगल की तरफ। सामने एक क्लिफ होता है जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है। एरिक और आइफर जो कि पहले उसके पीछे भागे थे वो दोनों झाड़ियों में से निकलते हैं। एरिक कहता है कि हमें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया है, ये हमें एल्फ किंगडम से काफी ज्यादा दूर ले आया है। यहाँ पर जंगल में आसपास तो कोई है भी नहीं, लगता है कि इसका कोई प्लान है, यहाँ पर इसका कोई और साथी भी जरूर होगा। आइफर कहती है मुझे लगता है कि ये हमसे फाइट करना चाहता है, चलो ठीक है इससे फाइट करते हैं। चोरों का राजा उसे कहता है छोटी बच्ची, यहाँ पर मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करने वाला, बल्कि यहाँ पर वाल्टरियन वॉरियर से कोई और फाइट करने वाला है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरा पीछा कर सकती हो। तो साथ ही वो चिल्लाकर कहता है ठीक है बाहर आ जाओ। और उसी वक्त ऊपर क्लिफ के ऊपर से एक ड्वार्फ वॉरियर नीचे की तरफ जंप लगाता है। उसने अपने मैकेनिकल आर्मर को पहना होता है, जंप लगाता है तो बिल्कुल एक हीरो वाली एंट्री मारता है जबरदस्त एक्शन के साथ। तो ये हमारे ड्वार्फ किंग है जिन्होंने अपने नए मैकेनिकल आर्मर को पहना हुआ है जो कि उन्होंने खुद बनाया और उसे यहाँ पर वो टेस्ट करने वाले हैं इस वाल्टरियन वॉरियर के साथ। ड्वार्फ किंग उसे कहती है वाल्टरियन वॉरियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर मेरे इस नए वेपन को टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए। क्योंकि एरिक सोच रहा होता है ये असैसिन्स हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, इनको तो सीधे ही हमारे पर अटैक करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इन दोनों को मारे बिना हम इनके बारे में नहीं जान सकते कि इनको यहाँ पर हमें मारने के लिए किसने भेजा है। कि ड्वार्फ का किंग भी एरिक की तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि ये मुझसे फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है और ये तो इस बात की जरा भी परवाह नहीं कर रहा कि मैं ड्वार्फ्स का किंग हूँ। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने मैकेनिकल आर्मर को टेस्ट करने के लिए आया हूँ। चोरू का राजा भी वहीं पर झाड़ियों में छुपा होता है। वो कहता है मैं यहाँ पर वाल्टेरियन वॉरियर को तो ले आया हूँ, जैसा कि मुझे ड्वार्फ किंग ने उसे यहाँ पर लाने का कहा था, क्योंकि वो अपने नए आर्मर को इसके ऊपर चेक करना चाहता है इससे फाइट करके। लेकिन वाल्टेरियन वॉरियर को देखकर तो लगता है वाल्टेरियन वॉरियर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, अब मैं इन दोनों की फाइट को तो नहीं रुकवा सकता। लगता है कि इन दोनों में गलतफहमी हो गई है। उस नेकलेस की तरफ देखता और कहता है ये वाला नेकलेस तो कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लगता है। मैंने ऐसा ही नेकलेस लेडी हुलियान के पास भी देखा था। और यहीं पर आइफर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। आइफर सोच रही होती है अगर मैं इस नेकलेस से रेंज से काफी ज्यादा दूर चली गई तो मैं दोबारा से विवियन बन जाऊंगी और सभी को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसके हाथ से ये नेकलेस वापस लेना होगा। वो चिल्लाकर उसे कहती है जल्दी से मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। जबकि चोरों का राजा कहता है जिस तरह ये बार बार मेरे पर अटैक कर रही है अपने नेकलेस को लेने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे इन हंटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। चोरों का राजा आइफर से कहता है यहाँ पर एक फाइट होने वाली है और वो फाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, चलो यहाँ से लोकेशन चेंज करते हैं और किसी और जगह चलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से साइड पर चले जाते हैं। तो यहीं पर ड्वार्फ्स के किंग की तरफ भी दिखाते हैं। तो उन्होंने अपने बड़े से मैकेनिकल आर्मर के साथ ही एक बड़ी सी गन भी बनाई होती है और उसका नाम स्टोन स्पीटर रखा होता है। उसके अंदर से पत्थर निकलते हैं, यानी कि बुलेट्स की जगह पर उसके अंदर पत्थर डाले गए हैं। एरिक उसको अपनी तरफ देखकर काफी हैरान होता और कहता अब ये क्या चीज यूज करने वाला है। ड्वार्फ किंग उसे कहता है ये मेरा मल्टीपल एनर्जी प्रोपल्शन प्रोजेक्शन लॉन्चर है, हम इसके अंदर क्रिस्टल की पावर को यूज करते हुए पत्थर को बुलेट की तरह शूट करते हैं। तो हमारे ड्वार्फ किंगडम की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, देखते हैं कि अब तुम हमारी इस टेक्नोलॉजी के सामने कैसे टिक पाते हो। और साथ ही वो अपनी मशीन गन को चला देते हैं और उसके अंदर से बैम बैम करते हुए पत्थर निकलना शुरू होते हैं, बिल्कुल एक मशीन गन की तरह। उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर तो बुलेट से भी ज्यादा होती है। पीछे वाले दरख्तों के ऊपर वो पत्थर लगते हैं और दरख्तों को भी तोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके सारे के सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं। ड्वार्फ किंग की गन वहीं पर रुक जाती है। ड्वार्फ किंग कहती है ये क्या, ये तो सारी की सारी गोलियां खत्म हो गई, मुझे लगता है कि मुझे अपनी गन को अगली बार इससे बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ एक टेस्ट मैच था, अगर रियल फाइट होती तो अब तक किसी ने मेरे पर अटैक कर देना था। और ऊपर से मेरी ये सारी की सारी बुलेट्स बेकार है क्योंकि इनकी पावर इतनी नहीं है। तो वाल्टरियन वॉरियर की और आगे दीवार को भी पार नहीं कर पाई, लेकिन अपनी तलवार को
सामने करते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए एक वॉल बनाई होती है। हैरी गुस्से के साथ ड्वार्फ किंग से कहता है, क्या बस इतना ही कर सकती हो? ड्वार्फ किंग उसे कहती है, नहीं, अभी तो उसका टेस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो मेरे मैकेनिकल आर्मर के अंदर अभी बहुत सारे वेपन्स हैं और साथ ही वो एक बड़ा सा हथौड़ा भी निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लोज रेंज अटैक्स को यूज करने वाले हैं कि अगर हमारे लॉन्ग रेंज अटैक फेल हो जाती है तो इस मैकेनिकल आर्मर के अंदर उस कॉम्बैट के लिए हथौड़ा भी लगाया गया है। और साथ ही वो अपनी गन को उतार कर फेंक देते हैं और हैरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, हम ड्वार्फ किंगडम वालों की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतर है। और वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अतीसे भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अतीसे कहता है, अब यहाँ पर क्या चल रहा है? अतीसे उस मैकेनिकल सूट को देखकर पहचान जाता है और कहता है, ये तो ड्वार्फ किंगडम का बनाया हुआ ड्रेड नोम है, जिसको दी सेक्रेट मैजिक गॉनलेट भी कहते हैं। ड्वार्फ पायलट इसके अंदर बैठता है और इसको यूज करता है। ऊपर से इस मैकेनिकल सूट को देखकर तो लगता है कि ये किसी नोबल का मैकेनिकल सूट है, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। कोई हाई रैंक का ऑफिशियली इसे अपने ऊपर पहन सकता है। अगर मैंने यहाँ पर इस फाइट में इंटरवीन नहीं किया और एरिक ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस मैकेनिकल सूट को तोड़ दिया या फिर इसके अंदर जो बंदा है उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो पूरी एक जंग छिड़ जाएगी एल्फ किंगडम में और ड्वार्फ किंगडम में। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इन दोनों की फाइट को रोकना होगा। अतीसे कहता है, मेरे पास मेरी छड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल्स के मैजिकल स्टोन्स हैं, लेकिन मैं इनको यूज कैसे करूं? इस तरह अगर मैंने इनको यूज किया तो मेरी पावर इतनी नहीं होगी कि मैं इन दोनों की फाइट को रोक सकूं। यही बार उसकी नजर उस गन के ऊपर पड़ती है जो कि ड्वार्फ किंग ने उतार कर फेंक दी है। अतीसे उस गन की तरफ देखता है और उसके फंक्शन को समझने की कोशिश करता है तो वो एक गन ही। लेकिन नेक्स्ट किंग चोरुंग के राजा और आइफर का दिखाया जाता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि सेल्स जब चलना शुरू करते हैं उसी वक्त वो उड़ना भी शुरू कर देते हैं, यानी कि पैदा होते साथ ही वो उड़ना शुरू कर देते हैं। और हम सेल्स हमेशा ही जंगल के अंदर हाइड एंड सीक खेलते हैं, ऐसी जगहों के अंदर छुपते हैं जहाँ पर कोई भी हमें देख न सके। इसलिए दूसरी स्पीशीज जब हमारा पीछा करती है तो उनके लिए हमें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम एक मैजिकल स्वर्ड्समैन हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ सकती हो? तुम्हारे मूव्स तो बहुत ज्यादा शार्प है, तुम तो ऐसे हवा में छलांग लगा रही हो जैसे कि तुम्हें हवा में उड़ने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आइफर उसे कहती है, नहीं, मैं इतनी ज्यादा तेज नहीं हूँ, बल्कि तुम स्लो हो गई हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे तक पहुंच गई हूँ, क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना खत्म होता जा रहा है, तुम्हारा साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तुम्हारा स्टेमिना भी कम है और तुम कितनी ही देर से यहाँ पर उड़ रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा स्टेमिना कम हो गया है। चोरुंग का राजा उसे कहता है, तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है और तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, उड़ने की वजह से मेरी स्पीड कम हो गई है, लेकिन इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अपने पास से वो मेटल के नाइफ्स निकालता है क्योंकि वो भी एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है। ऐसी आइफर उसे पकड़ने लगती है। उसी वक्त वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। जिस तरह आइफर अपनी तलवारों को यूज करते हुए यानी कि अपने मैजिकल स्वर्ड्समैन के स्किल को यूज करते हुए हवा में जंप करते हुए उड़ सकती है, इसी तरह वो भी इसी स्किल को यूज करते हुए उड़ सकता है। आइफर भी ये देखकर काफी हैरान होती है और कहती है, तो इसका मतलब ये भी एक मैजिकल स्वर्डमैन है। चोरुंग का राजा उसे कहता है, हालांकि मैंने इस नेकलेस को तुमसे चोरी किया है, लेकिन ओरिजिनली ये नेकलेस तुम्हारा भी नहीं है क्योंकि तुमने किसी से इसको चोरी किया है। क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हें ये नेकलेस कैसे मिला और तुमने इसको क्यों चोरी किया? आइफर उसे कहती है, मेरा तुम्हारे साथ बात करने का कोई भी इरादा नहीं है, मेरा नेकलेस मुझे वापस करो, ये मेरा है, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रही हूँ, इसलिए चुपचाप ये नेकलेस मुझे वापस दे दो। उसी वक्त चोरुंग का राजा उसके पीछे आ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ प्यार से पेश आ रही हो तो गुस्से के साथ पेश आकर दिखा दो। और यही बार उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर 10 मिनट में तुमने मुझे पकड़ लिया और इस नेकलेस को मुझसे ले लिया तो मैं तुमसे इस बार में कुछ भी सवाल नहीं पूछूंगा, तो तुम इस नेकलेस को चुपचाप रख सकती हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो उसके बाद जबरदस्ती तुमसे ये बात उगलवाऊंगा कि तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला और तुम्हें बहुत सा टॉर्चर करूंगा। इसे तुम अपने लिए एक टेस्ट ही समझ लो, देखते हैं कि तुम्हारी मैजिकल स्वर्ड्समैनशिप मुझसे ज्यादा बेहतर है या फिर मेरी तुमसे बेहतर है। नेक्स्ट सीन एल्फ किंगडम के बाहर उसी पुराने से मंदिर का दिखाया जाता है, जिस मंदिर के अंदर रोनडेल को पकड़कर वो लोग मारने वाले थे। किवी वहीं पर मंदिर में जाती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस के लिए पूजा करती है। वो वहाँ पर बैठकर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है, नहीं, ये नहीं हो पा रहा, गॉडेस ऑफ डार्कनेस अभी तक एक स्पेस के अंदर सील है और मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बैरोल को ढूंढना इतना ज्यादा आसान होने वाला है, ना ही मुझे कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शंस दिखाई जा रही है। साथ ही वो कहती है, मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है, हमें एल्फ किंगडम को छोड़कर बैरोल को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। एक बार एल्फ किंग भी आ जाते हैं और उनसे कहती है, रोनडेल इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा अगर तुम उसे बिना बताए चली जाओगी। किवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो गॉडेस ऑफ डार्कनेस का टेम्पल है। एल्फ किंग उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ क्योंकि मैं गॉडेस ऑफ अर्थ को मानता हूँ, लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग गॉडेस ऑफ डार्कनेस के टेम्पल में नहीं आ सकते।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आने से कोई रोक सकता है। मैं तो सिर्फ एक बूढ़ा एल्फ किंग हूँ, तो कहीं पर भी आ जा सकता है और कोई भी इसे रोकता नहीं है। अगर किसी एल्फ नोबल ने मुझे यहाँ पर आते देख भी लिया तो वो सिर्फ यही कहेगा कि ये बुढ़ा पागल हो चुका है, ये तो बस इधर उधर घूमता फिरता रहता है। कीवी एल्फ किंग से कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इस बारे में और ज्यादा नाटक करने की जरूरत है। तुम एक इंसानी लड़की के साथ प्यार कर बैठे और बूढ़ी उम्र में तुम्हें एक बच्चा हुआ। हम सभी को पता चल चुका है कि रोंडेल क्राउन प्रिंस का बेटा है। एल्फ किंग उसे कहती है, ओह तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि वो मेरा पोता है। कीवी उसे कहती है, हाँ मुझे पता चल ही गया। किंग उसे कहता है, फिल्म में हमारे यहाँ पर जितने भी एल्फ नोबल्स हैं वो सभी यही चाहते हैं एल्फ की गद्दी के ऊपर जो बैठे के अंदर हमारे एल्फ का खून होना चाहिए, यानी कि प्योर ब्लड होना चाहिए। लेकिन रोंडेल एक हाफ एल्फ है, इसलिए वो कभी भी उसे गद्दी के ऊपर नहीं बैठने देंगे। क्राउन प्रिंस को क्राउन प्रिंस बनाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बात से मेरा बेटा बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। इसी वजह से हमने रोंडेल को कभी सच्चाई के बारे में नहीं बताया। किविया उसे कहती है, लेकिन तुमने ये सब कुछ अपने एल्फ किंगडम की भलाई के लिए किया, तो ठीक है मैं इस बात को समझ सकती हूँ। एल्फ किंग किविया से पूछता है, मिस किविया मैंने सुना है कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस डेथ और लाइफ को कंट्रोल करती है, साथ ही सभी की एंडिंग को भी मैनेज करती है। मैंने ये भी सुना है वो मरे हुए लोगों की आवाज को भी सुन सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस यानी किरशैली मेरे गुनाहों को माफ करेगी? मैंने एक बहुत ही लंबी जिंदगी जी है और उसमें पता नहीं मैंने कितने बड़े गुनाह किए हैं। किविया उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और कहती है, हाँ मुझे लगता है कि वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगी। तो किंग इस बात से खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों ही टेंपल से बाहर आ जाती है। एल्फ किंग उसे कहती है, हालांकि मैं एक बुढ़ा एल्फ हूँ जिसके पास अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मसला बताओगी तो जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। किविया उसे कहती है, पहले मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात करूंगी, उसके बाद सोचेंगे कि आपको बताना है या नहीं। इसी वक्त सामने से उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। किविया उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैंने उस कमीने वॉल्टेरियन को कहा भी था अब कोई भी मसला क्रिएट मत करना, पता नहीं उसने क्या कर दिया। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरोन की एपिसोड 109 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किविया और एल्फ किंग जैसे टेंपल के अंदर से प्रेयर करने के बाद बाहर निकलते हैं, तो वहीं पर उन्हें सामने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। किविया उस तरफ देखती है और कहती है, मैंने उस बेवकूफ वॉल्टेरियन से कहा भी था कि दोबारा कुछ ऐसी हरकत मत करना, इससे सभी का ध्यान तुम्हारी तरफ खींचा जाए। लेकिन लगता है कि वो बास नहीं आने वाला और वो जल्दी से उस तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमारा उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ से वो एनर्जी निकलती है। असल में अतीसे ने उस गन के अंदर अपने मैजिकल क्रिस्टल को लोड करने के बाद अटैक किया होता है और उसके उस अटैक की वजह से, क्योंकि उसने आइस मैजिक को यूज किया था, इसी वजह से सामने आइस का एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है। हमारा एरिक और ड्वार्फ का किंग दोनों ही उस आइस के पहाड़ के अंदर कैद हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एरिक अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस आइस को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है, लेकिन वो सर्दी के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। अति से भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, हानबिन क्या तुम ठीक हो? जबकि एरिक सर्दी के मारे कांप रहा होता है और साथ ही उसे छींकें भी लगी होती है। अति से उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो बस तुम दोनों की फाइट को रोकना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपने आइस मैजिक को यूज किया। जबकि एरिक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, क्या यहाँ पर अतीसे ने इस आइस मैजिक को यूज किया है, लेकिन इसका लेवल तो लो है। सिर्फ लेवल 54 होने के बावजूद इसने इतनी ज्यादा आइस मैजिक को कैसे यूज कर लिया? इसकी आइस तो बहुत ज्यादा ठंडी है, यहाँ तक कि वो लिच जिसका लेवल 72 था उसकी आइस से भी ज्यादा इसकी आइस ठंडी है। अतीसे एरिक के लिए आग जलाता है और एरिक वहीं पर अपने हाथ सेक रहा होता है। जबकि इसी वक्त यहाँ पर किविया भागती हुई आती है। किविया वहाँ पर आते ही एरिक के चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारती है और उसे कहती है, बेवकूफ कहीं के, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? किविया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो उसे कहती है, मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी प्रोफाइल को लो रखना है, तुम यहाँ पर फिर से सीन कास्ट कर रहे हो। एरिक उसे कहता है, लेकिन मेरी बात भी तो सुनो, हमारे पास एक वजह है सब कुछ करने की। टीम पर एल्फ किंग आते हैं। एल्फ किंग उस आइस के पास जाते हैं और ड्वार्फ किंग की तरफ देखकर कहते हैं, अब तुम्हारे पास कौन सी वजह हो सकती है? मैं भी तुम्हारी इस वजह के बारे में जानना चाहूंगा कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा सा आइस का पहाड़ बना दिया है और उसी आइस के पहाड़ के अंदर तुमने एल्फ किंग को बर्फ में जमा दिया है। क्या तुम लोग यहाँ पर एल्फ किंगडम और ड्वार्फ किंगडम के दरमियान में जंग करवाना चाहते हो? एरिक और अतीसे जैसे ही एल्फ किंग की बात सुनते हैं कि ये ड्वार्फ्स का किंग है, वो दोनों ही वहीं पर खामोश हो जाते हैं। एरिक जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उस आइस को पंच मारते हुए तोड़ना स्टार्ट करता है, जबकि अतीसे भी अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए उस आइस को पिघला रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ड्वार्फ्स के किंग को वहाँ से बाहर निकाल सके। थोड़ी देर के बाद वो सारे आइस के पहाड़ को तोड़ देते हैं और ड्वार्फ के किंग को बाहर निकाल लाते हैं। ड्वार्फ किंग को अपने आइस में दबने की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं जितनी कि उसे अपनी उस गन के खराब होने पर है। वो अतीसे पर चिल्लाकर
आकर उसे कहता है तुमने मेरे इस एनर्जी प्रोपोर्शन प्रोजेक्शन लॉन्चर के साथ क्या किया है। अतीसी उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर छड़ी की जरूरत थी लेकिन मेरे पास मेरी छड़ी नहीं है, तो मुझे ये चीज वहाँ पर पड़ी हुई मिली और मैंने इसको यूज कर लिया। मुझे नहीं पता था ये किस तरह काम करती है। मेरे पास एक मैजिक क्रिस्टल था, मैंने उस मैजिक क्रिस्टल को इसके अंदर लोड किया। जब मैं अपने मैजिक को यूज करने लगा तो ये अपने आप ही फायर हो गई। ड्वार्फ किंग भी उसके पास उनके पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं तो तुमने यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल को बुलेट के तौर पर यूज किया है, जबकि मैं तो इसके अंदर पत्थरों को यूज कर रहा था। ड्वार्फ के किंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अतीसी ने पहली बार उनकी बनाई हुई गन को इतनी आसानी से यूज कर लिया और उसे इसके मैकेनिज्म के बारे में समझ है। अतीसी बार बार उनसे माफी मांग रहा होता है, लेकिन ड्वार्फ किंग आगे से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अतीसी से कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसमें कहाँ पर कमियां नजर आई और मुझे ये भी बताओ कि हम लोग इसको कहाँ से बेहतर कर सकते हैं। तुमने अभी जो भी मेथड यूज किया था तुम वो सारा मेथड मुझे बताओ, इसको बेहतर करके दोबारा बनाकर लाऊंगा और इस बार मैं इसके अंदर स्टोन बुलेट्स की बजाय मैजिक स्टोन्स को यूज करूंगा। तुम मुझे तरीका बताओ कि इसके अंदर मैजिक स्टोन्स को कैसे लोड करना है। अतीसी फिर उसे सारे का सारा तरीका बता देता है कि उसे कैसे करना है और अतीसी ने उसको कैसे किया और साथ ही इंप्रूवमेंट्स के बारे में उसे बताता है। ऐसे तुम इस अपनी गन को बेहतर बना सकते हो। ड्वार्फ किंग उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने लिए एक नया सूट बनाऊंगा और नई गन्स बनाऊंगा। तुमने तो यहाँ पर साइंस की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी है। अब देखना जरा हम ड्वार्फ्स के किंगडम वाले अब ऐसे वेपन्स बनाएंगे इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और फिर ड्वार्फ किंग अपनी टूटी हुई गन को उठाते हैं और वहाँ से भागते हुए वापस चले जाते हैं। अतीसी ड्वार्फ किंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो तो पहले से जा चुके हैं। किंग उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एल्फ किंग को तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि उसे अपनी मशीनें बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए वो वापस जाएगा अगर अपनी मशीन को बेहतर बनाएगा। अतीसी कहता है तो मुझे लगता है कि सारा मसला निमट गया है, ड्वार्फ किंग हमसे जंग नहीं करेंगे। किविया उसे कहती है हाँ, लेकिन मुझे अतीसी से ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ करते तो फिर तो मानने वाली बात थी, लेकिन अतीसी भी तुम्हारे साथ ही मिल गया है। फिर किविया उनसे कहती है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तीसरी साथी कहाँ पर है, आइफर कहाँ पर है। वो दोनों ही अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। तो नेक्स्ट सीन आइफर का दिखाया जाता है। आइफर और चोरों का राजा, क्योंकि दोनों ही मैजिकल स्वॉर्ड्समैन हैं, वो दोनों ही बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। बिजली की तेजी के साथ वो गलियों के ऊपर से गुजर जाती है और किसी को दिखाई भी नहीं देते क्योंकि वो अपने स्पेशल स्किल्स को यूज कर रहे हैं और दोनों के स्पेशल स्किल थंडर इलेक्ट्रिसिटी है। तो चोरों का राजा साथ साथ आइफर को इस सब के बारे में बता रहा है। वो उसको मैजिकल स्वॉर्ड्समैन की 2 बेसिक्स के बारे में बता रहा है। वो उसे कहता है कि मानो तो सभी को पता है जो भी एक मैजिकल स्वॉर्ड्समैन होता है कि हमारे हाथ में 2 मेटल्स होने चाहिए। उन मेटल्स को पुल और पुश करने से हम लोग हवा में उड़ सकते हैं और इसके अलावा हम लोग किसी फोर्स को अप्लाई करते हुए वेपन्स को थ्रो भी कर सकते हैं और वापस अपने पास भी बुला सकते हैं। मैजिकल स्वर्ड्स बनने के लिए ये पहला सबक है जो कि सभी को पता होना चाहिए। आइफर उसे कहती है ये सब कुछ तो मुझे पहले से पता है। चोरों का राजा उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता है। तुम्हारी रिफ्लेक्सेस और तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन चाहे तुम कितनी ही फास्ट क्यों ना हो, अगर तुम अपने ओपोनेंट को पकड़ नहीं सकती तो फिर तुम बेकार हो, तुम मिशन में फेल हो जाओगी। और यही बार चोरों का राजा उसके सामने से गायब होकर दूसरी बिल्डिंग पर चला जाता है और वो कह रहा होता है हालांकि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसके मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के स्किल्स मुझसे ज्यादा अच्छे हैं और ऊपर से इस लड़की की स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये अपनी मैजिकल स्वॉर्ड्समैन के स्किल्स को यूज करते हुए हवा में काफी देर तक ऊंचे जंप लगा सकती है। अगर मैं इसके साथ इसी तरह फाइट करता रहा तो मुझे लगता है कि मैं इस लड़की से हार जाऊंगा। आइफर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करते हुए चोरों के राजा की तरफ जंप करते हुए जाती है। तो वहीं पर अपने स्किल को यूज करते हुए अपने उस नाइफ को जो कि उसकी टोपी के नीचे रखा होता है उसे वापस बुलाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि जब एक दूसरे मैजिकल स्वॉर्ड्समैन को तुम्हारे मूवमेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि तुम कहां पर अटैक करने वाली हो, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है क्योंकि आइफर सीधी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है और हवा में उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर सकती। इसी वक्त वो पीछे से अपने नाइफ को बुलाता है और वो उड़ता हुआ सीधा आइफर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि आइफर वहीं से पीछे की तरफ मुड़ती है और अपने वेपन के साथ उसके उस वेपन को ब्लॉक करती है, लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से आइफर सीधी जाकर नीचे गिरती है और नीचे एक घोड़ा गाड़ी होती है जिसके अंदर घास रखी होती है, वो उसके अंदर जाकर गिर जाती है। आइफर के नीचे गिरने के बाद चोरों का राजा सोच रहा होता है कहीं मैंने इस लड़की को मार तो नहीं दिया, क्योंकि इस लड़की के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को देखते हुए जैसे मुझे ओपनिंग दिखाई दी मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और मैंने उसके ऊपर फुल पावर से अटैक कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपने ब्लेड के साथ मेरे ब्लेड के अटैक को ब्लॉक किया था, इसलिए मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगी। वो भी नीचे घोड़ागाड़ी की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी घास के अंदर से 2 ब्लेड्स उड़ते हुए आते हैं। चोरों का राजा जल्दी से अपनी तलवार के साथ उन दोनों ब्लेड्स को ब्लॉक करता है, लेकिन वो उड़ते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। वो कहता है इसने अपनी दोनों तलवारों को थ्रो कर दिया, लगता है कि ये इसका लास्ट मूव है क्योंकि इसने अपनी दोनों तलवारों को फेंक दिया है, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आइफर क्योंकि उस घास के अंदर गिरी थी, घोड़ागाड़ी के ऊपर जो घास रखी हुई थी उसी के अंदर से उसे 2 और ब्लेड मिलते हैं। वो उन दोनों ब्लेड्स को अपने हाथ में पकड़ती है और जंप करते हुए उसी वक्त चोरों के राजा के सामने आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करती है। वो भी जल्दी से उसके अटैक को पीछे की तरफ हटकर डॉज कर लेता है और पीछे हटते हुए उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुमने किसी से इस नेकलेस को चोरी किया है, तो तुम मुझे इसकी रीजन नहीं
बताओगे कि तुम्हारे पास ये नेकलेस क्यों है और तुमने इस नेकलेस को क्यों अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये नेकलेस मैंने किसी और के पास देखा था। आइफर उसे कहती है लेकिन हम लोगों में ये डिसाइड हुआ था अगर मैं तुमसे हार जाती हूँ तो मुझे तुम्हें सारी बात बताना पड़ेगी, लेकिन अभी तक हमारे इस मैच का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि एक मैजिकल स्वर्ड्समैन को अपने आसपास में नजर रखनी चाहिए, जैसे हमें उसकी मूवमेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आइफर ने जो 2 तलवारें जो पहले उसके पीछे फेंकी थी वो उन दोनों को भी कंट्रोल कर रही है और उन दोनों को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर निशाना लगाती है। चोरों का राजा जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये तो सेम मेरे मूव को कॉपी कर रही है और मेरे पर स्नीक अटैक कर रही है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि ये एक ही टाइम पर 4 वेपन्स को इकट्ठे यूज कर रही है। 4 वेपन्स को तो इकट्ठे मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पीछे की तरफ से 2 तलवारें हैं और सामने की तरफ से आइफर के हाथ में भी 2 तलवारें हैं, पर उनके साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करती है वो अपने ब्लेड्स को यूज करते हुए बिजली की तेजी से ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और आइफर से कहता है हालांकि तुम्हारा लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ऊपर से तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो क्योंकि तुम एक वक्त पर 4 वेपन्स को कंट्रोल कर सकती हो। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अभी वैसे मेरा दिल तो था तुम्हारे साथ और ज्यादा फाइट करने का, लेकिन अब जबकि मैंने रूल्स बनाए थे अगर मैं तुमसे हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें ये नेकलेस वापस दे दूंगा। तो ठीक है तुम्हें नेकलेस वापस देता हूँ और वो ऊपर से नेकलेस को गिरा देता है। आइफर उस नेकलेस को कैच करने के लिए ऊपर से सीधे नीचे की तरफ छलांग लगा देती है और वो सीधी नीचे गली में आकर गिरती है। वो अपने नेकलेस को तो पकड़ लेती है लेकिन साथ ही उसकी ड्रेस भी फट जाती है। आइफर कहती है ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, मैं अभी जाकर किंग को इसकी रिपोर्ट करती हूँ, इस बंदे की वजह से मेरी नई ड्रेस फट गई है। उसी वक्त उसके सामने रिचर्ड आकर खड़ा हो जाता है। आइफर उसकी तरफ देखती है तो उसे देखते ही पहचान जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि एलेजेंड्रो के बेस पर उसने रिचर्ड को भी देखा था। रिचर्ड जेंटलमैन की तरह उसके सामने बैठता है और अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहता है तुम काफी ऊंचाई से नीचे गिरी हो, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। आइफर उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई चोट भी नहीं लगी। साथ ही आइफर सोच रही होती है मुझे लगता है कि इसने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में हूँ, ये मुझे कैसे पहचान सकता है। उसी वक्त पीछे से हुलियान भी आ जाती है। हुलियान उसे कहती है रिचर्ड मुझे लगता है कि हमारा नौकर यहाँ पर कहीं पर गुम हो गया है, इसलिए ये सारे का सारा खाने का सामान मुझे ही उठाना पड़ रहा है। आइफर उसकी आवाज सुनते ही पहचान जाती है और कहती है ऐसी आवाज इसको तो मैं पहचानती हूँ। वो कहती है तुम तो हुलियान हो। हुलियान जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर अंडरकवर होकर आई हूँ, तुम सभी के सामने मेरा नाम क्यों पुकार रही हो। मैं यहाँ पर एल्व्स के किंगडम को घूम फिर कर देख रही हूँ, वो भी अंडरकवर रहते हुए, ताकि किसी को एल्फ किंगडम में पता न चले कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मर्चेंट्स गिल्ड के कारवान यहाँ पर अभी अभी आए हैं और तुम्हें पता है कि जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो ये अपने साथ बहुत ही टेस्टी खाना लेकर आते हैं। आज क्योंकि हमारा इस एल्फ किंगडम में लास्ट डे है इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से जितना ज्यादा खाना खाने को मिलता है मैं उतना ज्यादा टेस्ट करूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम लोगों की अवार्ड सेरेमनी के बाद मुझे जल्दी से वापस अपने न्यू किंगडम में जाना पड़ेगा। आइफर भी उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 110 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था आइफर को अपना नेकलेस तो वापस मिल जाता है, लेकिन उसके सामने रिचर्ड खड़ा होता है और रिचर्ड के साथ हुलियान भी वहीं पर होती है क्योंकि वो गलियों में यहाँ पर खाना खाने के लिए आई है। और वो आइफर से कहती है क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है इसीलिए मैं यहाँ के खाने को टेस्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर एल्फ किंगडम में मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। तुम सभी लोगों की अवार्ड सेरेमनी के बाद मैं फौरन यहाँ से वापस चली जाऊंगी अपने न्यू किंगडम में। हुलियान आइफर से कहती है तुम और रिचर्ड क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रिचर्ड आइफर की तरफ देखता और कहता है नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं तो बस इस लड़की के पास इसलिए रुका था क्योंकि इस लड़की के पास एक ऐसा नेकलेस है जैसा कि आपने मुझे दिया था, यानी कि जैसा मैंने आपसे उधार लिया था, इसलिए मैंने सोचा जरा क्लोज होकर देखते हैं क्या वाकई में ये वही नेकलेस है या फिर कोई और है। आइफर भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने नेकलेस को पीछे की तरफ छुपा रही होती है। जबकि यहीं पर वो चोरों का राजा भी नीचे उतर आता और कहता है मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया। आइफर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है अब तुम कहाँ से निकल आए। हुलियान से कहती है सेल्फ किंग क्यूडी वाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऊपर से तुमने ये फैंसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है जैसे कि तुम यहाँ पर कोई चोर बनने का नाटक कर रहे हो। क्यूडी वाई भी अपना मास्क उतार देता और कहता है मैं यहाँ पर एल्व्स के किंगडम में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा इस छोटी लड़की जो कि एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है क्यों ना इसको मैजिकल स्वर्ड्समैन के बेसिक्स के बारे में कुछ सिखा दिया जाए। आइफर भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। किसी बंजा जो कि अपने आप को चोरों का राजा कह रहा था वो सिल्व्स का किंग है। क्यूडी वाई आइफर से कहता है मैंने ऊपर से देखा है तुम्हारे दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं,
तुम्हें जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। आइफर उसे कहती है अच्छा ठीक है। साथ ही वो आइफर का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को अभी अवार्ड सेरेमनी के लिए भी तैयार होना है। वो बड़ी स्पीड के साथ आइफर को वहाँ से उड़ाते हुए ले जाता है और रास्ते में वो नेकलेस भी निकालता है और आइफर को दे देता है और कहता है मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर एक मुश्किल में पड़ने वाली थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम जाकर एल्फ किंग से मिलो, अपने दोस्तों के साथ मिलो और उनको लेकर एल्फ किंग के पास जाओ और जाकर सारी बात बता दो। आइफर उसे कहती है ठीक है मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन एल्फ किंग के महल का दिखाया जाता है। एल्फ किंग उनके पास ही बैठे होते हैं। किविया उन्हें सारी बात बताती है कि 4 हीरोज में से 2 हीरोज जिनका नाम गैराहन और जिनोविया है, उन दोनों ने गॉडेस ऑफ डार्कनेस को बंदी बना लिया है। उन्होंने उसे एक अलग डायमेंशन के अंदर ट्रैप कर लिया है ताकि वो लोग गॉडेस की डिवाइन पावर्स को चुरा सके कि वो लोग खुद गॉड्स बनना चाहते हैं। और इसी वजह से क्योंकि गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर्स कम होती जा रही है, रेथिना में ये अजीब घटनाएं हो रही है और ये डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हो रहे हैं। एल्फ किंग उनसे कहता है तुम लोगों का मानना है कि हुलियान भी उनके साथ मिली हुई है, लेकिन हुलियान की पर्सनैलिटी को देखकर लगता तो नहीं है कि हुलियान एक बुरी इंसान है। इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि वो भी उन दोनों के साथ मिली हुई है। आइफर एल्फ किंग से कहती है लेकिन आज जब मैंने हुलियान को देखा तो उसके साथ एक बंदा था जो कि ग्रेट अर्थ का मेंबर है, वो एक दूसरी दुनिया का डीमन है। एरिक उनसे कहता है अगर वाकई में उसके साथ एक दूसरी दुनिया का इंसान है तो कल मैं अवार्ड सेरेमनी में जाता हूँ तो वो तो आसानी से मेरे लेवल को देख लेगा और अगर उसने मेरे लेवल को देख लिया मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किविया उसे कहती है लेकिन अगर वो तुम्हारे लेवल के बारे में देख भी लेता है तो इस बात को इग्नोर कर देगा कि कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान इस बात को नहीं मानेगा कि तुम सिर्फ लेवल 5 हो। इससे भी कहता हाँ ये बात मानना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। एल्फ किंग उनसे कहते हैं तुम्हारा मिशन बैरोल को ढूंढना है, मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ बैरोल को ढूंढने में। आइफर कहती है क्या वाकई में आप हमारी हेल्प करेंगे? अति से कहता है लेकिन हमारे पास अपनी बात को प्रूफ करने का कोई भी सबूत नहीं है, तो फिर भी आप हमारी हेल्प करेंगे? कि एरिक कहता है मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी पागल हो गया है, इसे समझ नहीं आ रही कि ये क्या करने वाला है। तब ये किविया उसे चुटकी काटती है और कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो। वो एल्फ किंग से कहती है एल्फ किंग प्लीज इस लड़के को माफ करना, इस बच्चे को पता नहीं है कि एल्फ किंग के सामने किस तरह बात करनी है। साथ ही वो एल्फ किंग से कहती है कि आज से पहले आप मुझसे मिल चुके हैं, यानी कि मेरी जैसी किसी और किविया से। एल्फ किंग उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मेरी उम्र कितनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा लंबी उम्र होने का एक तो फायदा ये है कि मैं तुमसे पहले भी तुम्हारे जैसी किविया से बहुत बार मिल चुका हूँ। हो सकता है कि ये सब कुछ 1 साल पहले हुआ हो या फिर कई साल पहले हुआ हो, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। और साथ ही एल्फ किंग अपने पास से एक लेटर निकालते हैं और कहते हैं इस लेटर के ऊपर ना तो एड्रेस लिखा हुआ है और ना ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ये लेटर मुझे बैरोल ने लिखा है। एरिक उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि बाकी के सभी भी उसके पास ही आ जाते हैं और देख रहे होते हैं क्या इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। किविया कहती है बैरोल ने एक बहुत ही फेमस बड़ा हीरो है, फिर वो एल्फ किंग को लेटर्स क्यों लिखेगा? एरिक उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है जंगरी। एरिक कहता है मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर स्पेलिंग्स को गलत लिखा है, वो लिखना चाहता होगा हंगरी, यानी कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है और वो चाहता है कि हम लोग उसके लिए खाना भेजें। एल्फ किंग उनसे कहती है मेरे पास एक और लेटर है, तो वो उस लेटर को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है नो वाटर। एरिक कहता है मुझे लगता है कि उसने फिर से स्पेलिंग की मिस्टेक की है, इसमें लिखा है कि नो वाटर, यानी कि वो जिस जगह पर है ना तो उसके पास वहाँ पर खाना है और ना ही उसके पास वहाँ पर पानी है और वो चाहता है कि हम लोग उसके लिए राशन की सप्लाई लेकर आए। किविया कहती है हाँ इस बात को माना जा सकता है, मुझे लगता है कि वो डंजन में कहीं बहुत ज्यादा गहराई में है और वहाँ पर के पास ना तो खाना होगा और ना ही पानी होगा, तो वहाँ पर मोस्टर ज्यादा जहरीले होते हैं। फिर वो एल्फ किंग से कहते हैं एल्फ किंग क्या आपको याद है कि ये लेटर कब आपके पास आया था? एल्फ किंग उनसे कहते हैं हो सकता है कि 1 महीने पहले आया हो या फिर 1 साल पहले। तो सारी चिल्लाकर कहते हैं जरा अपने ज़हन पर जोर डालो और सोच कर बताओ कि ये लेटर कितने दिन पहले आया था। एल्फ किंग उनसे कहते हैं अच्छा मुझे याद आया, 1 हफ्ता पहले भी एक लेटर मेरे पास आया था और उसके ऊपर ब्लड लगा होता है। और जैसे उस लेटर को खोलता है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ ब्लड लगा होता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बैरोल नहीं मार सकता, बैरोल की जरूरत है। जबकि एरिक इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बैरोल दी स्वॉर्ड किंग जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीरो है, अगर उससे भी खाना नहीं मिलेगा तो वो बेचारा भी भूख से मर जाएगा। किविया उसे कहती है तुमने इस बात को मान भी लिया कि वो भूख से मर गया है। तब किंग उनसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये सारे के सारे लेटर्स कारवान गिल्ड वाले यहाँ पर लेकर आते हैं। एरिक कहता है अब ये कारवान ग्रुप वाले कौन से लोग हैं? तीसरे उसे कहता है मुझे इनके बारे में पता है, ये मर्चेंट्स का एक बहुत बड़ा गिल्ड है। इस वक्त कारवान का ग्रुप यहाँ पर एल्फ किंगडम में आया हुआ है। ये लोग डंजन्स के अंदर से मिलने वाले माल को दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में जाकर बेचते हैं। अगर हम लोग कारवान ग्रुप के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बैरोल तक पहुँच सकते हैं। आइफर उनसे कहती है मैंने कारवान ग्रुप के बारे में सुना है, वो आज रात ही निकलने वाले हैं। एरिक उसे कहता है आज रात का मतलब यानी कि अभी वो निकलने वाले हैं, तो फिर हमें भी यहीं पर अभी निकलना पड़ेगा, तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आइफर उसे कहती है मुझे कैसे पता होगा कि हमें कारवान ग्रुप वालों के साथ जाना है, ना ही मुझे इन सभी लेटर्स के बारे में पहले पता था। अगर हम लोग अभी निकलते हैं तो हम लोग उनकी कारवान को पकड़ सकते हैं। किविया उन सब से कहती है हम सभी को एल्फ किंगडम को अभी छोड़कर जाना होगा। रोनेल भी
वहाँ पर आता है और उनसे कहता है क्या तुम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हो। वो सारी रोंडेल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि रोंडेल को होश आ गई है। रोंडेल उनसे कहता है सर अब मेरे लिए रुको, मैं जाकर अपना सामान पैक करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है और फिर उसे कहती है नहीं तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। रोंडेल कहता है ठीक है गुड बाय। तभी वो रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। एरिक उसके पीछे जाने लगता है तो कीवी उसे रोक लेती है और कहती है नहीं तुम इसके पीछे नहीं जा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर हम लोग अभी शहर से नहीं निकलेंगे हम लोग कारवान को मिस कर देंगे। मेरे पास किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए जरा भी टाइम नहीं है। जबकि रोंडेल बेचारा भी रोता हुआ भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी हेल्प हो सके। वो रोते हुए भागता हुआ जा रहा होता है कि उसके सामने हाउस के किंग आ जाते हैं और वो उनके साथ टकरा जाता है। ड्वार्फ के किंग ने एक कंधे पर एक बॉक्स उठाया होता है जिसके अंदर उसने नई गन्स रखी हुई है और उसके साथ ही डिवाई भी होता है। वो दोनों ही उसे इस तरह भागता हुआ देखकर काफी हैरान होते हैं और कहती है प्रिंस रोंडेल तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो। नेक्स्ट सीन कैरवान का दिखाया जाता है। कैरवान एक ट्रेन की तरह की होती है। एरिक और उसके बाकी सभी दोस्तों ने कैरवान के ऊपर अपनी सीट बुक करवा ली है और वहाँ पर जो बंदा होता है वो उनसे कहता है तुम सभी को देखकर तो लगता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो क्योंकि तुम सभी लोग गोल्ड स्टेशन की तरफ जा रहे हो। ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुम सभी लोग हंटर्स हो, क्या तुम्हें किराया देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रास्ते में हमारी कैरवान के ऊपर कोई लुटेरे अटैक करते हैं तो तुम्हें हमारी हेल्प करना होगी, बदले में तुम्हें फ्री का खाना भी मिलेगा। अतीसी और आइफर इस बात से काफी उदास होते हैं। आइफर कहती है वाकई में इस तरह जाना ठीक रहेगा, हमने रोंडेल को गुड बाय भी नहीं बोला। अतीसी उसे कहता है मुझे तो लगता है ये उसके लिए ठीक है क्योंकि अगर उस बच्चे को पता चल गया कि वो किंग का बेटा नहीं है बल्कि क्राउन प्रिंस का बेटा है बेचारा और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। तो एक कीवी से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस बच्चे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि उस बच्चे ने तुम्हारी उस वक्त हेल्प की थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आया था कोई बिना किसी रीजन के। अगर तुम उसको ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी तो कम से कम इतना ही कह देती कि ठीक है अगली बार मिलेंगे। कीवी और उसे कहती है मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगली बार होगी या नहीं होगी। इस वक्त उनकी कैरवान के पीछे पीछे एक गाड़ी आ रही होती है जो काफी स्पीड में होती है। कीवी बाहर की तरफ देखती है और कहती है हम लोग तो अभी उसके किंगडम से भी बाहर नहीं निकले और अभी से चोरों ने हमारा पीछा करना भी शुरू कर दिया, लगता है कि ये लुटेरे हैं जो हमें लूटने के लिए आ रहे हैं। एरिक जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ रखता है और कहता है इसका मतलब लगता है कि हमें फ्री का खाना मिलने से पहले हमें मेहनत करना पड़ेगी। अतीसी उसे कहता है नहीं मुझे लगता है कि मैंने इस तरह के बुरे डिजाइन को पहले भी देखा है, लगता है कि ये डिवास की बनाई हुई गाड़ी है और उस गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा होती है। जैसे वो गाड़ी उनके करीब पहुंचती है उसी वक्त उस गाड़ी के अंदर से ड्वार्फ किंग क्यूडीवाई को बॉक्स देकर वहाँ पर अंदर फेंक देती है, यानी कैरवान के अंदर फेंक देते हैं। अतीसी जल्दी से पीछे हटता है और अपने आप को बचाता है। ड्वार्फ किंग अतीसी से कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम सभी लोग इतनी अचानक यहाँ से क्यों भाग रहे हो, बस कम तुम सभी लोग हमें गुड बाय तो बोल ही सकते थे। अतीसी ड्वार्फ किंग से कहता है लेकिन तुम सभी लोग हमारे पीछे क्यों आए और इस बॉक्स में क्या है। ड्वार्फ किंग उसे कहती है जैसे कि तुमने मुझे तरीका बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही इन सभी को एडजस्ट कर दिया है। ये स्पेशल गन्स मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इसके साथ एक स्पेशल छड़ी भी है जो तुम्हारे लिए है, तुम इनके साथ अपने क्रिस्टल्स को यूज करते हुए फायर कर सकते हो। यूज करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर देना कि इनके अंदर और क्या चीज इंप्रूव की जा सकती है। जबकि क्यूडीवाई सीधा आइफर की गोद में जाकर गिरा होता है और उसके हाथ में एक बुक होती है। आइफर उसे कहती है सिल्फ किंग अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अब ये मत कहना कि तुम्हें फिर से मुझसे फाइट करनी है। क्यूडीवाई उसे कहता है तुम बहुत ही बुरी हो, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें एक तोहफा देने के लिए आया हूँ। वो उसे एक बुक देकर जाता है और कहता है ये मैंने एक नई बुक लिखी है जो कि मैजिकल स्वर्ड्समैन के बारे में है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी नई टेक्निक्स लिखी है और कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी लिखी हुई है, तुम मुझसे काफी ज्यादा अच्छी मैजिकल स्वर्ड्समैन हो, तुम इन टेक्निक्स को बहुत ही जल्दी मास्टर कर लोगी। अतीसी और आइफर दोनों ही सेल्फ किंग और ड्वार्फ्स के किंग को थैंक यू बोलते हैं। जबकि यहीं पर रोंडेल की आवाज भी आती है जो कि कीविए से कहता है कीविए तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ कि तुम हमेशा इस स्पीयर को यूज करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्पीयर की बजाय इसको यूज करो। उसके हाथ में कोई डंडे जैसा वेपन होता है जो कि बाद में पता चलेगा कि ये क्या चीज है। कीविए उसके हाथ से वो वेपन ले लेती है और उसे कहती है तुम यहाँ से क्यों लटक रहे हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, जल्दी से वापस चले जाओ। रोंडेल चिल्लाकर उसे कहता है फिलहाल तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं, लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। उसी वक्त सामने एक मोड़ आ जाता है और ड्वार्फ्स के किंग वहाँ से गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी को मोड़ने से पहले कीविए उसके माथे में किस करती है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे कहती है ठीक है मैं उस दिन का इंतजार करूंगी और मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए जरूर आऊंगी। रोंडेल भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी होता है और बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा होता है और साथ ही वो एरिक से भी चिल्लाकर कहता है वॉल्टेरियन बारबेरियन कहेंगे, अगर कीविए के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब साथ ही वो सारे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रोंडेल को बाय बोलते हैं। असल में वो लोग यहाँ से एल्फ किंगडम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन चैप्टर का एंड होने से पहले एल्फ किंग की तरफ भी दिखाते हैं जो कि अपने पैलेस की छत पर खड़े होते हैं। वहीं पर रिचर्ड उनके पीछे खड़ा होता है। एल्फ किंग उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि इतनी लंबी उम्र जीने का फायदा और नुकसान क्या है, हमारी उम्र जितनी ज्यादा लंबी होगी हम उतनी ही ज्यादा गलतियां करेंगे और हमें उन सारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना पड़ेगी। साथ ही एल्फ किंग रिचर्ड से कहती है तुम्हें क्या लगता
बताता है कि तुम्हारा ओनर अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाने वाला है। और यहीं पर रिचर्ड अपनी तलवार निकालता है और एल्फ किंग को मार देता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 110 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।